गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? ओके, तो आज का सेशन शुरू करें. कल हमने 1962 वॉर तक की बात की थी. अब इस समय करंट में क्या स्थिति है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उसकी बात करें जरा. देखो, चाइना ने कुछ डेवलपमेंट जो इंडिया के किनारे शुरू किए. अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. जैसे हम बात करें सबसे पहले ग्वादर पोर्ट, यहाँ से बात शुरू करें. चाइना ने एक ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान में एक पोर्ट डेवलप किया, ग्वादर. उसका मेन रीजन क्या था? अब चाइना को पेट्रोलियम की सप्लाई अगर मंगानी है, ऑयल सप्लाई के लिए, ये रूट इसको सूटेबल पड़ता था. इंडियन ओशियन में, क्योंकि इंडियन ओशियन में इधर के हिस्से में जाएगा तो यहाँ पर इंडिया स्ट्रांग है इंडियन ओशियन के पार्ट में. तो उसने पाकिस्तान में एक पोर्ट यहाँ पर ग्वादर डेवलप किया, जिससे चाइना को पेट्रोलियम की सप्लाई वगैरह जो है इजीली पहुंच जाए. पर यहाँ पर दिक्कत क्या है? पाकिस्तान का एक एरिया है बलूचिस्तान, वो डिस्टर्ब रहता है, वहां से चाइना को सपोर्ट नहीं मिलता. तो ग्वादर पोर्ट इन्होंने डेवलप तो किया कि ऑयल की सप्लाई वगैरह स्मूथली चले, ऑयल की सप्लाई चाइना तक आसानी से पहुंच पाए. पर उनकी प्रॉब्लम क्या हो गई है? यहाँ बलूचिस्तान का जो एरिया है वो इंडिपेंडेंस की बात करता है, बलूचिस्तान इनके कंट्रोल में नहीं. धीरे धीरे वो आज़ादी की तरफ, आज़ादी की बात करते हैं, इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं. तो ग्वादर पोर्ट चाइना ने बनाया पाकिस्तान में. ग्वादर पोर्ट ये स्थित है पाकिस्तान में, डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ चाइना. विद द सपोर्ट ऑफ चाइना. अब इसको काउंटर करने के लिए क्या किया गया? इसके आगे पड़ता है ईरान. पाकिस्तान के और आगे जाएंगे, इस तरफ कंट्री है ईरान, इधर ईरान का एरिया है. तो ईरान में इंडिया ने फंडिंग की और एक पोर्ट यहाँ डेवलप हो रहा है. बीच में भी रुक गया था काम, इसमें फंडिंग वगैरह का इशू आ गया था. वापस अभी जून में एग्रीमेंट कर लिया है इंडिया ईरान ने. तो यहाँ पर पोर्ट चबाहर, यहाँ पे पोर्ट चबाहर. तो ग्वादर जो है ये पाकिस्तान के अंदर चाइना की फंडिंग से तैयार हुआ. इसके नज़दीक कंट्री है ईरान, इसके नज़दीक ईरान. ईरान इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे हैं. तो यहाँ पे चबाहर पोर्ट जो है वो इंडिया के सपोर्ट से डेवलप हो रहा है. बीच में प्रोजेक्ट रुक गया था, फंडिंग वगैरह का इशू आ गया था. तो दोबारा अभी इंडिया ईरान के बीच एग्रीमेंट वगैरह हुआ है फंडिंग को लेकर. तो चबाहर पोर्ट ये कहाँ पर? ईरान में. किसकी हेल्प से तैयार हो रहा है? इंडिया की हेल्प से. हमारे लिए उसका बेनिफिट क्या है अभी देखते हैं. चबाहर पोर्ट ईरान में है, डेवलप हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट. अंडर डेवलपमेंट with the help of, under development with the help of India. Under development with the help of India. चबाहर. तो दो पोर्ट का जिक्र आया, एक ग्वादर एक चबाहर. अब इससे भी बड़ी पिक्चर, चाइना का एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है सिल्क रोड प्रोजेक्ट. सिल्क रोड प्रोजेक्ट, या उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं OBOR, मतलब वन बेल्ट वन रोड. तो सिल्क
सिल्क रूट तो चाइना का बहुत एंशियंट टाइम में भी हुआ करता था। सिल्क का ट्रेड वो लोग बहुत पहले से भी करते थे। जैसे इंडिया का बहुत पुराना ट्रेड है कॉटन। एंशियंट टाइम में हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे भी इंडिया कॉटन का ट्रेड करता था। और चाइना जो है उनका बहुत पुराना ट्रेड है सिल्क। तो जो उनका पुराना रेशम मार्ग, जो ओल्ड सिल्क रूट था उनका, तो चाइना दोबारा से उसको रिवैम्प कर रहा है। अब जो सिल्क रोड वो बना रहे हैं उसके दो पार्ट हैं, एक लैंड के ऊपर से जा रहा है और एक वाटर में से जा रहा है। सिल्क रोड जो वो डेवलप कर रहे हैं उसके दो पार्ट हैं, एक लैंड पर से और एक वाटर में से जा रहा है। 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड ओशियन से क्रॉस कर रही है, तो एक जमीन से एक ओशियन से। अब इसमें पॉइंट क्या है कि जो पहले भी जो रेशम मार्ग था, पहले भी जो सिल्क रूट था, वो इंडिया के ऊपर से क्रॉस करता था, इंडिया के ऊपर से जाता था वो। और उसके अलावा आपका ये अफ्रीका, यूरोप वगैरह कवर कर रहा है अभी जो, तो ओशियन में से भी रूट निकाल रहा है और लैंड के ऊपर से भी रूट निकाल रहा है, पहले वो देख लें। तो इंडिया को प्रॉब्लम कहां पर है इस बात में, वही हमें समझना है। तो वन बेल्ट वन रोड या सिल्क रोड प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रोड या सिल्क रोड प्रोजेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई, सिंगल लाइनर पूछेगा किसका प्रोजेक्ट है ये। वन बेल्ट वन रोड या सिल्क रोड प्रोजेक्ट किस कंट्री का प्रोजेक्ट है? चाइना का प्रोजेक्ट है। ये है, देखो ये प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, या इसको एक और नाम से जानते हैं सिल्क रोड प्रोजेक्ट। तो जो पुराना चाइना का सिल्क रूट था उसी को फिर से डेवलप कर रहा है सिल्क रोड प्रोजेक्ट, सिल्क रोड प्रोजेक्ट। अब सिल्क रोड प्रोजेक्ट जो पहले था पुराना रेशम मार्ग, वो तो लैंड से क्रॉस कर रहा था। ये लैंड के अलावा ओशियन से भी रूट डेवलप कर रहे हैं, मतलब दो पार्ट इसके बना रहे हैं अब ये। तो जो पुराना रेशम मार्ग था लैंड से क्रॉस करता था, अब तो ये लैंड के अलावा ओशियन में भी डेवलप कर रहे हैं। तो इसी को शॉर्ट में OBOR बोल देते हैं, वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, OBOR या सिल्क रोड प्रोजेक्ट। तो सिल्क रोड प्रोजेक्ट जो बन रहा है इसके दो पार्ट हैं, एक का नाम है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये जो लैंड से क्रॉस कर रहा है, ये जा रहा है, ये सेंट्रल एशिया वगैरह होता हुआ यूरोप तक एंटर कर रहे हैं, तुर्की होते हुए यूरोप तक, तुर्की वगैरह होते हुए यूरोप तक कनेक्ट कर रहा है। और दूसरा जो पार्ट है वो है मैरीटाइम सिल्क रोड, जो ओशियन से क्रॉस कर रहा है, चाइना के ग्वांझोउ से लेके यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया, ये एरिया, अफ्रीका, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये अदन की खाड़ी, रेड सी, तो ओशियन और लैंड दोनों से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड या सिल्क रोड प्रोजेक्ट चाइना का प्रोग्राम है, जिसमें वो दो रूट डेवलप कर रहा है, एक लैंड से जा रहा है और एक वाटर से जा रहा है। तो हमें इसके सिल्क रोड पे प्रॉब्लम नहीं थी, सिल्क रोड तो इंडिया से काफी ऊपर से क्रॉस कर रही है, सिल्क रोड जो है इंडिया से काफी ऊपर से ऊपर से जा रहा है, हमें इस पे नहीं प्रॉब्लम है। चाइना के लिए बहुत अच्छा होता, देखो कई सारे कंट्री तो सिल्क रोड प्रोजेक्ट में इसके साथ जुड़ गए, जैसे इटली वगैरह हैं, वो सिल्क रोड प्रोजेक्ट में चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को भी उसने ऑफर किया, इंडिया सिल्क रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना। इंडिया सिल्क रोड प्रोजेक्ट में चाइना के साथ नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस चाइना के साथ अच्छा नहीं रहा। 1962 वॉर ने रिलेशन खराब किए। 1962 वॉर के बाद भी कुछ प्रयास हुए कि रिलेशन इंप्रूव हो, पर ये जो दौर है ये ऊंचा नीचा दौर चलता रहा, कभी रिलेशन इंप्रूव हुए फिर डाउन चले गए, फिर थोड़े से इंप्रूव होने वाले हुए फिर डाउन हो गए। जैसे 90s में अमेरिका चाइना के रिलेशन खराब हो रहे थे और चाइना इंडिया के क्लोज आ रहा था, तो जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट की चिट्ठी लीक हुई थी कि न्यूक्लियर वेपन हमने पाकिस्तान के लिए नहीं, चाइना के लिए, चाइना हमारे लिए मेन थ्रेट है, तो वो सब लेटर लीक होना उसने दोबारा रिलेशन खराब कर दिए। तो इंडिया चाइना रिलेशन 1962 वॉर के बाद वो कोशिश होती रही कभी कभी बीच बीच में कि रिलेशन इंप्रूव हो, फिर डाउन हो गए, ऐसे चलता रहा, पर वो उस तरह का पीक जो नेहरू के टाइम पर एक पीक हुआ करता था वो चीज अचीव नहीं हो पाई। वो एक मिसट्रस्ट फैक्टर कि चाइना के ऊपर वो भरोसा कायम हो ही नहीं पाया, क्योंकि 1962 वॉर को देखते हुए, और उसके बाद भी स्टैंड उसका हमेशा मिला जुला रहा, कहीं कहीं सुधार हुए फिर गड़बड़ हो गए। अब तो जैसे गलवान की घटना हो गई तो ऑलरेडी इतनी बड़ी घटना हो चुकी, अब दोबारा तो टेंशन का ही माहौल डेवलप हुआ दोनों के बीच। तो रिलेशन वो जो नेहरू के टाइम पे वो पीक था वो पीक नहीं आ पाया। ठीक है, हालांकि डोकलाम और गलवान की घटना के पहले काफी समय तक इंडिया चाइना का बॉर्डर जो है वो शांत था, कोई एक बुलेट भी फायर नहीं हुई थी, एक लंबा गैप रहा। आप देखें अगर गलवान की जो घटना हुई और डोकलाम की जो घटना हुई
उससे पहले एक लंबे समय तक कोई बुलेट फायर दोनों तरफ नहीं हुई, पेस मेंटेन हो रखा था। पर डोकलाम वाले जो हाईवे वगैरह वो बना रहे थे, थोड़ा सा वहां पर क्लैश हुआ। गलवान में तो एक बड़ी घटना ही हो गई दोनों के बीच। तो उसके बाद फिर से रिलेशन जो है वो टेंशन वाले दोनों तरफ। गलवान में तो क्या था कि काफी बड़ा जो फिंगर 4 वगैरह आप वर्ड सुनते हो, वो लोग जहां तक पेट्रोलिंग करते थे, बर्फ का टाइम जब होता था तो दोनों सेनाएं वहां से पेट्रोलिंग नहीं करते। दोनों के बीच ये था कि जब हैवी स्नोफॉल वगैरह होती थी, पूरा एरिया बर्फ हो जाता था, तो जहां तक वो पेट्रोलिंग करते थे उस एरिया से भी पीछे चले जाते थे। पर गलवान वाली घटना में ये हुआ कि वो आगे तक पेट्रोलिंग करते हुए आ गए। पहले कच्ची सड़क सी थी, वहां पक्का निर्माण कर दिया, और जहां तक वो पेट्रोलिंग नहीं भी करते थे, जो अंडरस्टूड था दोनों के बीच कि ये एरिया यहाँ पे पेट्रोलिंग चाइना नहीं करेगा, वो अपने एरिया से काफी आगे तक आ गए थे। जो आपने क्लैश कुछ साल पहले देखा कि दोनों सेनाओं के बीच जो क्लैश हुआ, कि जितने एरिया में पेट्रोलिंग करते थे उससे आगे तक वो आ गए थे, पक्का निर्माण वगैरह वहां वो कर चुके हैं। और मैंने बताया था आपको कि 62 वॉर वगैरह की जब मैं बात कर रहा था, 42,000 स्क्वायर मील, 42,000 स्क्वायर मील के आसपास एरिया तो उस समय ही चाइना ऑक्युपाई कर चुका था। ठीक है, तो वन बेल्ट वन रोड ये प्रोजेक्ट इंडिया के इधर ऊपर से जा रहा है। अब इंडिया को भी इसने इनवाइट किया कि भाई आप भी इसमें आ जाओ। अगर इंडिया वन बेल्ट वन रोड का पार्ट होता तो चाइना के लिए ट्रेड बहुत आसान हो जाता, चाइना के बहुत बेनिफिट में होता। अगर इंडिया वन बेल्ट वन रोड का पार्ट होता तो उसने कोशिश तो की कि इंडिया जो है वन बेल्ट वन रोड के पार्ट में आ जाए, इसमें शामिल हो जाए। पर इंडिया का एक्सपीरियंस चाइना के साथ ठीक नहीं रहा, इंडिया इसका हिस्सा नहीं बना। मीटिंग वगैरह में चाइना ने इन्वाइट किया भी था, इंडिया ने उसको मना किया, इंडिया नहीं गया उसमें। तो इंडिया इसके वन बेल्ट वन रोड का पार्ट नहीं है, पर दुनिया के कई कंट्रीज का हिस्सा है। अब चाइना के लिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है, ये जो एरिया है ये मलेशिया वगैरह की तरफ यहाँ पड़ता है मलक्का स्ट्रेट, इधर इंडियन ओशियन। तो ये कई सारा एरिया इधर का जहां इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है। तो चाइना को अगर ऑयल वगैरह का ट्रेड करना हो तो उसको बड़ी दिक्कत आती। तो उसने क्या किया, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, अरब सागर पड़ता है ये। तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया कि यहां से इसको आसान पड़ेगा। ग्वादर में ही ये बलूचिस्तान के एरिया में पड़ता है पाकिस्तान का, और बलूचिस्तान एरिया डिस्टर्ब्ड है। अब कई बार लोग अपने डिबेट करते हैं कि बलूचिस्तान में जो चल रहा है इंडिया का उसमें रोल है, तो हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। इंडिया का रोल क्यों है भाई? इंडिया बलूचिस्तान की जो डिस्टरबेंस है, जो प्रॉब्लम चल रही है, कि उसमें पाकिस्तान क्या कहता है कि इंडिया बलूचिस्तान को फंडिंग कर रहा है, इंडिया बलूचिस्तान में रोल प्ले कर रहा है। तो हम क्यों बोलेंगे ये बात कि बलूचिस्तान कर रहा है नहीं कर रहा है? वो पाकिस्तान चेक करे जाके क्या हो रहा है। और हो भी रहा होगा तो ओपनली तो कोई नहीं बोलेगा, क्यों, हमें क्या पता उसमें हो रहा है नहीं हो रहा। पर पाकिस्तान का स्टैंड दुनिया में ये बोलता है कि बलूचिस्तान में जो डिस्टर्बेंस हो रही है इंडिया करा रहा है वो। ठीक है, इंडिया करा तो नहीं रहा है, पर बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी एक अलग कंट्री हो जाए तो अच्छी बात है, क्या बुराई है इसमें? मैप थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में। ठीक, तो ये हो गया वन बेल्ट वन रोड जो डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या, अब इनको वन बेल्ट वन रोड यहां से जो रोड निकाल रहे थे, अब पेट्रोलियम वगैरह कैसे इनको मिल पाए, तो इनको एक रूट समझ आया कि यहां से ग्वादर तक एक रोड निकाल देते हैं व्यापार के लिए। इन्होंने दिमाग तो बहुत लगाया, 3000 किलोमीटर का एक रोड प्रोजेक्ट निकाल देते हैं, जो वन बेल्ट वन रोड, ये ऊपर वाली रोड को इससे कनेक्ट कर देगा और चाइना तक सप्लाई पहुंच जाएगी। भाई ग्वादर तक तो शिप से आ जाएगा सामान, ये ग्वादर पोर्ट यहाँ तक शिप से आ जाएगा, और यहां से लेके यहां तक एक रोड निकाल देते हैं 3000 किलोमीटर की रोड, उसके बाद सप्लाई चाइना को चली जाएगी। तो ग्वादर पोर्ट तक शिप से आ जाएगा, उसके बाद रोड के द्वारा हम सामान चाइना को सप्लाई करा लेंगे। ये इनका पर्पस था। तो इन्होंने 3000 किलोमीटर का एक रोड डेवलप किया जिसका नाम है CPEC, ये रोड है। चाइना में एक कशगर जो जगह है, यहां से लेके ये रूट है ग्वादर तक का। तो ग्वादर पोर्ट तो बनाया, फिर यहां से रोड से कनेक्ट कर दिया, चीन को रोड से कनेक्ट कर दिया। उस रोड का नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 3000 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट है। हमें इनके वन बेल्ट वन रोड पे प्रॉब्लम नहीं थी, हमें प्रॉब्लम थी कि आपका CPEC POK से क्यों क्रॉस कर रहा है। ये जो आपकी रोड निकल रही है वो POK से निकल रही है, और राजा का एग्रीमेंट, हरि सिंह का एग्रीमेंट हमारे साथ था, तो POK तो हमको वापस चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच POK वाला मामला रिजॉल्व होना है, चाइना थर्ड पार्टी बीच में कहां से इन्वॉल्व हो गया, इस पर हमें ऑब्जेक्शन है। तो जब तक आप कश्मीर का बैकग्राउंड नहीं समझते तब तक आप इस मुद्दे को समझ नहीं सकते थे। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है 3000 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट बनाया, उस पर इंडिया को ऑब्जेक्शन क्यों है?
सीपीईसी इनके सिल्क रोड प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है कि ग्वादर पोर्ट से रोड के द्वारा चाइना तक सामान चला जाएगा, इनको शॉर्ट रूट पड़ेगा, नहीं तो कहां से घूम के जाएंगे, ग्वादर से चाइना में सामान ले जाना कैसे पहुंचेंगे। तो पीओके से ये रोड निकाल रहे थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पर इंडिया को ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या रोड है, ये रोड है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस पर इंडिया को ऑब्जेक्शन था, जिस पर इनको काम रोकना पड़ गया था। अब दोबारा इन्होंने वर्क शुरू किया, कंप्लीट किया कि नहीं ये तो नहीं पता, पर इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था, उस समय वर्क रुक गया था इस पर। तो सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी इसका नाम है। 3000 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट कनेक्ट चाइना टू ग्वादर वाया पीओके। इंडिया raised objection against it. India raised objection against it. तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या समझ आ गया? एक तो हमने समझा ग्वादर क्या है, चबाहर क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, और वन बेल्ट वन रोड का क्या मतलब है। ठीक, इतने वर्ड हमें समझ आ गए, सीधे सीधे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, चबाहर पोर्ट का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये पहले नोट करना करो, फिर हम आगे बढ़े। अरे भाई, बलूचिस्तान वाले अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम कश्मीर के चक्कर में पड़े हो, तो कश्मीर तो मिलना नहीं है, बलूचिस्तान भी नाक के नीचे से निकल जाएगा। बलूचिस्तान में इंडिया थोड़ी कुछ कर रहा है, बलूचिस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। थोड़ी लड़ाई और तेज कर ले कि जल्दी ही बांग्लादेश की तरह अलग हो जाए। ठीक, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब आप देखो कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति इतना आसान चीज नहीं है कि आराम से आप चिप्स और कुरकुरे खा के डिसाइड कर रहे हैं। पूरा माइंड गेम है, माइंड गेम है कि वो कहां पर आपको परेशान कर रहे हैं, आप कहां पर काउंटर करोगे, हर चीज पर नजर रखना है। एक छोटी सी चूक या थोड़ा सा भी लापरवाह रह जाना, एक पॉइंट पर भी अगर आप लापरवाह रह गए तो हाथ से निकल जाएगी बात। जैसे कि मैंने बताया, नेहरू की एक गलती, पंचशील में जब तिब्बत को रिकॉग्निशन दे रहे थे तो वहीं पर कश्मीर को भी रिकॉग्नाइज कराना चाहिए था। वो एक मिस्टेक आगे कितना बड़ा रूप ले गई, आप आज तक के लिए स्थिति देखिए। तो फॉरेन पॉलिसी में हल्की सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो उसका खामियाजा पुश्ते भुगतती हैं फिर आगे। और इंटरनेशनल रिलेशन में बात की जाए तो हमेशा के लिए यहाँ पर कोई दोस्त या हमेशा के लिए कोई दुश्मन नहीं होता। यहाँ खाली अपने फायदे नुकसान के हिसाब से दोस्ती दुश्मनी होती है। दोस्ती दुश्मनी यहाँ परमानेंट नहीं है, यहाँ दोस्ती दुश्मनी अपने अपने काम के हिसाब से होती है। आप किसी की बात कर लो, इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना, अपने अपने मौके के हिसाब से कहाँ से किसको क्या बेनिफिट मिलना है। ठीक है, सरकारें बदलती हैं, दोस्ती दुश्मनी भी बदलती रहती है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब मैं बात कर रहा हूं, इंडिया जो चबाहर पोर्ट यहाँ पर डेवलप कर रहा है, इंडिया क्यों डेवलप कर रहा है, इंडिया को क्या फायदा है। देखो, जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था तो वेस्टर्न साइड में कराची हमारा मेन पोर्ट हुआ करता था, अरब सागर में, ये अरब सागर ही तो है। तो कराची हमारा मेन सी पोर्ट हुआ करता था अरब सागर में। अब कराची तो पाकिस्तान में चला गया, तो हमारे पास वेस्ट साइड में मेन पोर्ट कौन सा है, मुंबई है। ऑलरेडी काफी ट्रैफिक है मुंबई, तो मुंबई वाला पोर्ट और उसका कांडला गुजरात, मुंबई पोर्ट और कांडला गुजरात, ये हमारा मेन पोर्ट है इस समय वेस्ट साइड में। कांडला पोर्ट, अब अगर हमें अफगानिस्तान जाना हो व्यापार करने, अब आप ये सोचो, अगर हमें अफगानिस्तान से ट्रेड करनी हो तो कैसे ट्रेड करोगे भाई, ऊपर से तो जाओगे नहीं, सियाचिन वगैरह होके कहाँ जाओगे, इतना रफ टेरेन है, हिमालय है, इतनी हाइट है, जितने का ट्रेड नहीं उतना तो कॉस्ट पड़ेगी और रास्ता भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ ऊपर से तो जा नहीं पाओगे। फिर आप पाकिस्तान आपको रूट नहीं देगा जाने के लिए, यहाँ से भी नहीं जा पाओगे। तो अफगानिस्तान से अगर ट्रेड करना हो तो आपके पास क्या चॉइस है, तो इससे गड़बड़ है मामला, रिलेशन अच्छे नहीं है, तो फिर इसके आगे बढ़ो। इसके आगे कौन है, ईरान है।
ईरान से हम लोग ऑयल वगैरह काफी परचेज करते रहे हैं, हमारे अच्छे रिलेशन रहे ईरान के साथ। तो ईरान में ही हम चबाहर पोर्ट के जरिए ईरान से होते हुए ईरान हमें रेल और रोड नेटवर्क की हेल्प करेगा। भाई कांडला गुजरात से आप चबाहर तक पहुंच गए, चबाहर तक पहुंच गए, जहां से दूरी कम पड़ेगी वहीं से तो ट्रेड करोगे। पोर्ट तो आपके पास वेस्ट में कांडला भी है, मुंबई भी है, तो जो क्लोज पड़ेगा वहां से जाओगे। तो कांडला गुजरात से आप चबाहर तक सामान भेज दो, फिर ईरान का रेल रोड नेटवर्क यूज करके अफगानिस्तान तक चले जाओ, यहां से ट्रेड कर सकते हो। अफगानिस्तान तक ट्रेड कर लिए तो फिर उसके आगे तक बढ़ सकते हो। पर अफगानिस्तान में क्या आ गया, तालिबान सरकार आ गई। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट आ गई वो तालिबान की सरकार आ गई, पहले जो सरकार थी चली गई वहां से। तो तालिबान तो इंडिया का क्लोज नहीं था ना, तालिबान की जो आइडियोलॉजी है इंडिया से मैच तो नहीं करती। और तालिबान की जो गवर्नमेंट बनी है, अब बीच बीच में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इंडिया के साथ व्यापार करेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट हो। अब तालिबान वगैरह वाले जो हैं वो अपना स्टैंड, क्योंकि अब एक तरह से तालिबान क्या था, मिलिटेंट ग्रुप था, आतंकवादी संगठन था। अब अफगानिस्तान में जो सरकार बनी थी उसको तो खत्म करके तालिबान स्टेब्लिश हो गया। अब तालिबान का इंडिया के साथ तो अच्छा नहीं रिकॉर्ड है, ना इंडिया सपोर्ट करता उस आइडियोलॉजी को। पर तालिबान अब कह रहा है कि हमें यहाँ डेवलपमेंट करना है या कुछ काम करना है, हम व्यापार चाहते हैं, तो वो तो आगे पता चलेगा क्या बेनिफिट मिल पाएगा। पर जब चबाहर इंडिया डेवलप करा रहा था तो उसका पर्पस यही था कि अफगानिस्तान तक हम व्यापार कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया का बहुत सपोर्ट था जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर। अफगानिस्तान में जो सरकार थी उसका इंडिया को बहुत सहयोग था, बहुत सपोर्ट था। इनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग सब इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, इंडिया ने फंडिंग किया था वहां पर। तालिबान का आ जाना तो एक पूरा कंडीशन ही चेंज हो गया इस एरिया में। ठीक है, तो अफगानिस्तान तक व्यापार करने के लिए चबाहर पोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी था। और अफगानिस्तान में अगर आपके रिलेशन अच्छे हो जाए तालिबान के साथ, तो फिर आगे सेंट्रल एशिया वगैरह तक भी आपके लिए आसान हो जाएगा व्यापार करना। तो चबाहर का मेन पॉइंट क्या था, इंडिया के लिए ट्रेड के रास्ते खोलना, कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक फिर आप व्यापार कर पाए, शॉर्ट रूट आपको मिले, टाइम बचे आपका। ठीक है, तो ट्रेड के लिए तो ये सब हो रहा है कि आसानी से व्यापार हो पाए, शॉर्ट रूट मिले। अब अगर इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे होते, आप सोचो दोनों की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलता। इतना घूम फिर के व्यापार करना है, इतना नुकसान हो रहा है, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। अगर दोनों के अच्छे रिलेशन होते, जो नेहरू का ड्रीम था, तो इकोनॉमिकली भी दोनों की स्थिति कहीं और ही होती। ठीक है, तो चाइना ने बीच बीच में कोशिश भी की इंडिया को मिलाने की, पर इंडिया का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा एम्बिगुअस बात करता है। चाइना की बात में कभी क्लैरिटी नहीं होती, अपना फायदा होगा तो पैर पकड़ लेगा, और अपना काम निकल जाएगा तो फिर दोबारा एग्रेसिव स्टेटमेंट देने लगेगा। ठीक है, अब कम से कम इंडिया को यह क्लियर है कि चाइना के साथ ट्रस्ट तो डेवलप होना बड़ा मुश्किल काम है, जिस तरह का वो कंट्री है। और खाली इंडिया के साथ क्यों, और देशों के साथ भी रिलेशन गड़बड़ है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। एक अलग ही वर्ल्ड में पोलराइजेशन की स्थिति बनी हुई है, जो बीच बीच में टसल आप देख रहे हो। चलो ये समझ आ गया। चाइना वन बेल्ट वन रोड का काम तो मैंने बताया, रोड पे भी और सी में भी रूट डेवलप कर रहा है। इंडिया की सिक्योरिटी को भी खतरा है, इंडिया की सिक्योरिटी को भी खतरा है, क्योंकि जैसे श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी कुछ समय पहले, महिंदा राजपक्षा और गोटाबाया राजपक्षा जो पीएम और प्रेसिडेंट वगैरह थे, श्रीलंकन गवर्नमेंट चाइना के साथ मिली हुई थी, चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया से दूर जा रहे थे। नेपाल में केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट थी, वो भी प्रो चाइना, चाइना वाली पॉलिसी अपना रहे थे। नेपाल और इंडिया के बीच में 99% बॉर्डर ऐसा है जो सेटल्ड है, जिस पर कोई विवाद नहीं है। सिर्फ 1% रूट ऐसा है लिपुलेख पास के पास, इंडिया जहां से कैलाश मानसरोवर के लिए एक रूट निकाल रहा है। उत्तराखंड में एक पास है लिपुलेख, तो एक एरिया है उसका नाम है लिम्पियाधुरा। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा इसके बारे में, लिम्पियाधुरा, काला पानी, ये जगह है। काला पानी एक रिवर है, वहां पर रिवर को रेफरेंस लिया जाता है इंडिया नेपाल के बॉर्डर के लिए, कि रिवर के इस तरफ इंडिया उस तरफ नेपाल, उसको रेफरेंस लेते। टाइम के साथ साथ रिवर ने अपनी जगह को भी चेंज किया है, रिवर हमेशा एक ही जगह पे हो ऐसा भी नहीं है। 200 ईयर पहले रिवर का फ्लो जहां पर था वहां से कुछ खिसकी भी होगी। तो यही 1% एरिया है जहां पर दोनों के बीच थोड़ा बहुत इशू है, पर इसको लेकर कभी कन्फ्रंटेशन नहीं होता था। तो नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार, इसके ऊपर उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी कुछ समय पहले। अब तो हालांकि वो गवर्नमेंट चली गई। चाइना का जो हेड था वो नेपाल विजिट नहीं करता था कभी। भाई छोटा सा कंट्री नेपाल, चाइना वाला नेपाल जाता नहीं था। कुछ साल पहले सी जिनपिंग जो था नेपाल विजिट किया था,
उसके बाद ही वहां कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी, केपी शर्मा ओली की सरकार बन गई थी। उसी के बाद इंडिया से नेपाल कन्फ्लिक्ट में आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो समझ में आता है ना कि भाई नेपाल की क्या हिम्मत थी कि वो इस तरह से कन्फ्रंटेशन में जाए, जबकि इंडिया ने नेपाल को बहुत सपोर्ट किया। इंडिया नेपाल मतलब एक जैसा ही लगता है, उसमें अंतर क्या लगता है कि कोई कंट्री ऐसे फील थोड़ी आती है कि दोनों के बीच में कोई क्लैश हो। इंडिया नेपाल के बीच में क्लैश जैसी स्थिति तो नहीं होती ना। अपने यहाँ गुरखा रेजिमेंट जैसे है, नेपाल के तो बहुत लोग कामकाज के लिए सेना में भर्ती होते हैं, तो कभी कोई क्लैश जैसी स्थिति बनती नहीं थी। टूरिज्म की बात करो, जैसे जनकपुर है नेपाल के अंदर, जनकपुर बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, भगवान राम संबंधित, भगवान राम सीता संबंधित एरिया जनकपुर, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वहां इंडिया से टूरिज्म वगैरह काफी होता है। पशुपतिनाथ टेम्पल, तो कभी इस तरह का लगा नहीं कि इंडिया नेपाल में कोई कन्फ्रंटेशन, कोई क्लैश की स्थिति है। और 99% बॉर्डर भी सेटल है, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। पर ये 1% एरिया कहीं ना कहीं चाइना के उकसावे के कारण एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनी इंडिया नेपाल के बीच कुछ समय पहले। अब केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट चली गई है, केपी शर्मा ओली को इंटरनली भी विरोध झेलना पड़ा। जो पॉलिटिशियन थे उन लोगों ने केपी शर्मा ओली को क्रिटिसाइज किया इस मामले के लिए कि आप इंडिया से कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं इस मामले को लेकर, जबकि इंडिया हमेशा नेपाल के सपोर्ट में रहा है। और चाइना का इतिहास ऐसा है, वो कर्ज देने का काम करता है, कर्ज दे देता है बहुत। पाकिस्तान को कर्ज दे दिया, श्रीलंका को कर्ज दे दिया। ये इसकी नीति कहते हैं चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी। ये चाइना का डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, ये चाइना की नीति है। किसी देश को पैसा दे दो, कर्ज दे दो, और उस कर्ज में उलझ के रह जाए वो। वही हाल श्रीलंका का, वही हाल पाकिस्तान का। ठीक, फिर पाकिस्तान से तो कहा था कि एक काम करो, अब तुम्हारी करेंसी की हालत खराब हो रही है, हमारी करेंसी लागू कर दो। चाइना के लोग पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के लोगों को पीट दे रहे हैं, ये स्थिति बन गई थी। तो गुलामी एक तरीके की हो गई ना, गुलामी तो हुई कि चाइना के खिलाफ आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो चाइना ने कर्ज दे दे के पाकिस्तान, श्रीलंका, कई देशों की स्थिति गड़बड़ कर दी इसने। ये इसकी डेप्ट ट्रैप की नीति है, पैसा दे के उनको अपना पपेट बना लो, मोहरा बना लो, फिर अपने हिसाब से इस्तेमाल करो। तो दुनिया को समझ आ रही है ये चीज, दुनिया को ये चीज समझ आ रही थी। तो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, लिपुलेख तो इंडिया का पास है उत्तराखंड में, लिपुलेख पास है उत्तराखंड में। तो लिपुलेख पास, इस यहां से मानसरोवर के लिए रूट निकल रहा था, लिपुलेख पास टू मानसरोवर रूट। नितिन गडकरी ने कहा कि भाई अभी अगर मानसरोवर जाना हो, कैलाश मानसरोवर के लिए नेपाल होके जाना पड़ेगा, चाइना जाना पड़ेगा, एक सिक्किम से रूट है वहां से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां से नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं अपने कार्यकाल में, भाई जब तक मैं मंत्री हूं, मैं चाहता हूं अपने कार्यकाल में मैं लिपुलेख से होकर मानसरोवर जाऊं। उन्होंने कहा मेरा ड्रीम है कि मैं लिपुलेख से होकर मानसरोवर की यात्रा करना चाहता हूं। तो इंडिया ने लगभग काफी काम यहाँ लिपुलेख पास में ऑलरेडी कर दिया है, मानसरोवर तक का रूट डेवलप कर रहे हैं। क्लैश कहां पर हुआ इंडिया नेपाल के बीच? लिम्पियाधुरा और काला पानी एरिया, यहां इस पॉइंट पे कंफ्लिक्ट था इंडिया नेपाल का। और किसका भड़काया? चाइना का ही भड़काया हुआ। कंफ्लिक्ट जैसी कोई बात है नहीं, जबरदस्ती इश्यू क्रिएट किया हुआ। ठीक है, तो चाइना की डेप्ट ट्रैप की पॉलिसी है, कंट्रीज को पैसा दे दे के कर्ज में डाल देना, उनको फंसा लेना। और नेपाल को भी कहीं ना कहीं उसने उकसाया। श्रीलंका में मैंने बताया कि जो हालत देखो कैसी हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी में चला गया। पाकिस्तान तो कुछ कह ही नहीं सकता चाइना के खिलाफ, जो हालात हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं जो नेबरिंग कंट्री है, ये क्यों कर रहा है भाई? इंडिया के ही तो नेबरिंग कंट्री को कहीं ना कहीं वो बार बार अपनी तरफ खींच रहा है ना। उसकी कोशिश यही तो है कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री है उनको अपनी तरफ खींच लो। जैसे चाइना, श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, 99 ईयर की लीज पर उसको ले लिया किराए पर। 99 ईयर की लीज पर चाइना उसको यूज करेगा, हम्बनटोटा पोर्ट को। तो श्रीलंका का पोर्ट हम्बनटोटा, ये मैं लिखा चुका हूं पहले, शायद पुराने लेक्चर में अगर बता दिया तो बता देना। ये श्रीलंका की इमरजेंसी तो बताया था मैंने। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंकन पोर्ट है, श्रीलंकन पोर्ट गिवन टू चाइना ऑन लीज, गिवन टू चाइना ऑन लीज। तो कहीं ना कहीं यह भी दिख रहा है कि इंडिया को हर तरफ से घेरने की एक कोशिश। तिब्बत बफर जोन जब तक था हम बहुत सेफ थे। तिब्बत निकल जाने के कारण जो एक गलती थी, बड़ी गलती थी तिब्बत हाथ से निकल जाना,
कि वहां पर इंडिया ने कुछ किया नहीं और तिब्बत जो चला गया, तो हमारे चाइना के बीच जो बफर जोन थी वो चली गई चाइना के पास। बफर जोन हटने के बाद इंडिया को बड़ी परेशानी हुई। अब ये लैंड रूट पर भी देखो, कभी अरुणाचल में क्लेम करता है, अक्साई चीन तो कब्जा कर ही लिया, और उसके अलावा ओशियन में भी पोर्ट वगैरह कहीं पर फंडिंग कर रहा है, कहीं पोर्ट ले रहा है, तो इंडिया की सुरक्षा को वहां से भी खतरा है। लैंड पर तो है ही, पीओके से रोड निकाल रहा है, ठीक है, तो इंडिया को उस पर भी खतरा है। ओशियन के अंदर ये जो सीरीज ऑफ पोर्ट ये बना रहा है ओशियन में, उसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। इंडिया के किनारे किनारे इंडियन ओशियन में जो ये बन रही है, सीरीज ऑफ पोर्ट बन रहे हैं, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोला जाता है। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की लड़ी। तो ये तो अरब सागर है, सॉरी इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। इंडियन ओशियन के ही दो ब्रांचेस हैं, अरेबियन सी यहां पर है, और बे ऑफ बंगाल सी वो ये है। तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की दो ब्रांच हैं, एक अरेबियन सी है और एक है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल सी, बंगाल की खाड़ी, मतलब महासागर के दो आर्म्स हैं, दो भुजाएं हैं, एक अरब सागर, एक बे ऑफ बंगाल। अरब सागर और बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे कई सारे पोर्ट, ये जो स्टार दिख रहे हैं चाइना के पोर्ट्स हैं ये। तो ये जो पोर्ट्स हैं, ये बैक टू बैक पोर्ट्स वगैरह में फंडिंग करना, पोर्ट्स डेवलप कराना, कहीं से लीज पर ले लेना, किसी को कर्जा देकर पोर्ट लीज पर ले लेना, तो अपनी मनमानी बेसिकली, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो इंडिया के किनारे किनारे इंडियन ओशियन में जो पोर्ट्स वगैरह ये कवर करता जा रहा है, डेवलप करता चला जा रहा है, वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का कंसेप्ट है चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसका मतलब है सीरीज ऑफ पोर्ट्स चाइना डेवलपिंग इन इंडियन ओशियन सराउंडिंग इंडिया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, सीरीज ऑफ पोर्ट चाइना डेवलपिंग इन इंडियन ओशियन सराउंडिंग इंडिया, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है। तो हमें समझ आ गया कि चाहे लैंड के ऊपर हो, चाहे ओशियन के ऊपर हो, चाइना से हमें हर तरफ खतरा है। इतनी बात से हमें यह समझ आ गया कि हमें हर तरफ से खतरा है चाइना से, चाहे लैंड रूट की बात कर लो, चाहे ओशियन की बात कर लो। तो इंडिया को भी तो उसको जवाब देना पड़ेगा, इंडिया को भी तो काउंटर करना है ना इसको किस तरीके से, क्योंकि हमारे बगल में पाकिस्तान हमारा एनिमी, चाइना हमारा एनिमी। तो नॉर्दर्न साइड में तो खतरा बहुत बड़ा है, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में दो तरफ खतरा बहुत बड़ा। कैसे? पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे एंटी, और ऊपर का हिस्सा तो यही है नॉर्थ में। दूसरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो चिकन नेक का एरिया में बता रहा था कल, चिकन नेक, यहाँ सिक्किम जहां पे है इसके पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी वाला जो एरिया, ये चिकन नेक, अगर ये गलती से कभी भी इंडिया के पास से निकल गया तो नॉर्थ ईस्ट हमसे कट ऑफ हो जाएगा। तो ये नॉर्थ में खतरा, इधर एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये दो तीन पॉइंट इंडिया के लिए बड़े ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट एरिया हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। तो हमारा फोकस कहां पर है? इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है नॉर्दर्न साइड में, जम्मू कश्मीर लद्दाख, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, हाईवे होना, टनल होना, रोडवेज होना, रेलवे होना। तो काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दो एरिया में फोकस है, क्योंकि ये साफ साफ नजर आ रहा है कि भविष्य में सबसे बड़ा खतरा हमें, पाकिस्तान से बड़ा खतरा चाइना है। और न्यूक्लियर टेस्ट जो वाजपेयी जी ने किया था, उसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए, कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास होना इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो न्यूक्लियर वेपन कभी किसी से पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, पर आपको खुद को सुरक्षित रहने के लिए आपको मजबूत होना जरूरी है। तो न्यूक्लियर वेपन आपके पास है, वो अपने आप में एक बड़ी शील्ड है आपके पास, कि चाइना कितना ही पावरफुल कंट्री हो, कितना ही बड़ा कंट्री हो, पर न्यूक्लियर वेपन आपके पास होना, इवन नॉर्थ कोरिया के पास जैसे न्यूक्लियर वेपन है, तो अमेरिका तक भी की हिम्मत नहीं पड़ती कई बार नॉर्थ कोरिया कुछ कहने की। न्यूक्लियर वेपन अपने आप में होना आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है बेसिकली। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा कंट्री है, अमेरिका को धमका देता है वो, और अमेरिका कुछ नहीं कह पाता कई बार।
तो न्यूक्लियर वेपन अपने आप में कितनी बड़ी चीज है कि एक छोटे से कंट्री के पास भी अगर न्यूक्लियर वेपन है तो बड़ी ताकत भी कई बार कुछ नहीं कह पाती, ठीक है। और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, मैंने बताया था न्यूक्लियर वाले इशू में। अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो है गैर जिम्मेदार मुल्क, रिस्पॉन्सिबल कंट्री तो है नहीं। अब न्यूक्लियर वेपन अगर मिलिटेंट्स के हाथ में पड़ जाते गलती से, या इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, या चाइना न्यूक्लियर पावर है और इंडिया नहीं होता तो भी प्रॉब्लम हो जाती भविष्य में। तो न्यूक्लियर वेपन होना इंडिया के पास इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी, ठीक है। अगला पॉइंट, अब ये तो समझ आ गया कि हमें चाइना से किस तरह के खतरे हमारे आसपास हमें नजर आ रहे हैं। एक एरिया है चाइना को जो किसी भी कीमत पर चाहिए, भाई कश्मीर के मामले में चाइना का दखल है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो एक एरिया है साउथ चाइना सी, इसके बारे में चर्चा कर लें। देखो ये एरिया पड़ता है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, इसमें कंट्री कौन से हैं? चाइना देखो यहां पर है, इधर ऊपर बैठा हुआ है। साउथ चाइना सी ध्यान दीजिए, ये हर साल न्यूज में रहता है। इधर चाइना, इधर ताइवान, कंट्री मार्क कर रहा हूं मैं इस पे, देखो फिलीपींस, इसके अलावा यहां मलेशिया, थोड़ा सा पार्ट इधर ये इंडोनेशिया, ये बोर्नियो आइलैंड पड़ता है इसका। इंडोनेशिया एक सिंगल आइलैंड कंट्री नहीं है ना, कई सारे आइलैंड मिलकर इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया का भी थोड़ा सा एरिया। इसके बाद वियतनाम, ये वियतनाम है। वियतनाम, इसके अलावा मलेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, एक कंट्री है ब्रुनेई। तो साउथ चाइना सी में ये कुछ कंट्री आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चाइना है, ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया, इसके अलावा आपका ये इंडोनेशिया का थोड़ा सा पार्ट है, वियतनाम है। ये सब कंट्री पड़ते हैं आपके साउथ चाइना सी एरिया में। एक एग्रीमेंट है सी को लेकर, एक एग्रीमेंट है, उसका नाम है अंक्लोस। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशन का, अंक्लोस, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। समुद्र के लिए क्या कानून होंगे, क्या नियम होंगे। इससे पहले भी कुछ ट्रीटी, कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ करते थे, पर ये जब एग्रीमेंट आया है तो वो पुरानी ट्रीटी उतनी इफेक्टिव नहीं है, अंक्लोज को मेन मानते हैं। यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में, तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन मतलब एग्रीमेंट है कई सारी कंट्रीज का इसमें, जिसमें सी के लिए लॉ डिफाइन किए गए, सी के लिए नियम कायदे बनाए गए। ये साइन हुआ है 1982 में। 1982 तक आते आते कई कंट्रीज को साइन कर चुके थे। प्रभाव में आया है, इफेक्ट में आया है 1994 में। 1994 में ये इफेक्ट में आ गया, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसी के कुछ नियम हैं, जैसे ओशियन में डिस्टेंस की यूनिट होती है नॉटिकल माइल। ओशियन में डिस्टेंस की यूनिट है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। एक दो पॉइंट समझ लो यहां पर, एक नॉटिकल माइल बराबर 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर। एज पर अंक्लोस आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री, आपका टेरिटोरियल कंट्रोल कहां तक होगा?
टेरिटोरियल बाउंड्री होगी अप टू 12 नॉटिकल माइल। टेरिटोरियल बाउंड्री का मतलब है अंडर योर सोवरनिटी, तो जो कोस्टल कंट्री होगा ये उसके सोवरनिटी में आएगा। जैसे आपका जो कोस्टल एरिया है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक आप सी में, ये आपका अपना एरिया है, आप वहां पे लॉ बनाएंगे। तो टेरिटोरियल बाउंड्री जो है ये आएगा अंडर कोस्टल कंट्री सोवरनिटी एंड दैट कंट्री can make their laws up to this limit। तो आपके कोस्टल एरिया से, किनारे से लेके 12 नॉटिकल माइल तक ये किसी कंट्री का अपना एरिया होगा सी में। ये अंक्लोज नियम के हिसाब से ये क्लियर है। तो अंक्लोज में जो डिसाइड हुआ 12 नॉटिकल माइल तक किसी कंट्री का अपना एरिया है, तो जो कोस्टल कंट्री है उसी की सोवरनिटी होगी और वो अपने लॉ वगैरह बना सकता है उसके अंदर कि कोई दूसरा कंट्री का शिप उसकी परमिशन के बिना नहीं आएगा। ये हमारा अपना खुद का एरिया सभी के लिए, कि किनारे से आपका 12 नॉटिकल माइल तक आपका खुद का है, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास हुआ कि कोस्ट से लगभग 22 किलोमीटर ये आपका अपना खुद का एरिया है, जिस पर आपका राइट है। तो एज पर अंक्लोज टेरिटोरियल बाउंड्री आपकी 12 नॉटिकल माइल तक रहेगी। कोस्टल कंट्री जो होगा उसकी सोवरनिटी रहेगी एंड दैट कंट्री कैन मेक देयर ओन लॉज। वो कंट्री अपने खुद के नियम उस एरिया में बना सकता है। ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल तक उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ ये होगा अप टू 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया में ये आपका अपना पूरा एरिया आपका अपना तो नहीं है, पर आपके पास ये राइट है कि आप यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सकते हो, निकाल सकते हो, कंजर्वेशन के काम कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो। 12 नॉटिकल माइल तो आपका अपना एरिया है, आप खुद लॉ बनाओगे, आपको जो नियम बनाने हैं। 200 नॉटिकल माइल तक और भी कंट्री इंटर करेंगे, आप भी इंटर करोगे, पर आपके पास आपके कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक आपके पास अधिकार है। आप एक्सप्लोरेशन करना, एक्सप्लोटेशन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए भी आप काम कर सकते हैं। ये यहां पर तय हुआ। तो यहां पर कंट्री के पास राइट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट resources and responsibility to conserve and manage। तो 200 नॉटिकल माइल तक मतलब किनारे से 12 नॉटिकल माइल तक तो आपका अपना एरिया है, आप अपने ही कानून वहां बना सकते हो, अपने ही कानून आप लागू कर सकते हो। और 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा वहां पर आपके पास अधिकार है, रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हैं। आप उसके मालिक तो नहीं, ये तो नहीं कहा जाएगा कि जैसे आप 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है वैसे ही अधिकार आपको यहाँ मिलेंगे, नहीं। 12 नॉटिकल माइल तक आपका अपना है, आप वहां अपने रूल बनाइए, कोई शिप उसमें आ जाए तो आप पकड़ लोगे उसको। 200 नॉटिकल माइल तक आपको एक्सप्लोरेशन करना, कोई कंजर्वेशन करना, मैनेजमेंट करना, ये सब काम आप कर सकते हैं। अंक्लोज का ये नियम है। अब एक बात बताओ, चाइना अंक्लोज एग्रीमेंट को साइन करने वाले सबसे शुरुआती कंट्रीज में से था। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि सी के लिए नियम बने हुए हैं, सी के लिए नियम बने हुए हैं, और चाइना बहुत शुरुआती कंट्रीज में से था जो अंक्लोज को जिसने साइन किया।
अब वो उसको मानता ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करता, वो उसको वायलेट करता है। फिलीपींस वगैरह के पास जाके वो डेवलपमेंट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अपने डिफेंस के बेस वगैरह बना रहा है। तो आसपास के कंट्री ऐतराज कर रहे हैं कि भाई आप खुद साइन किए थे अंक्लोज को और आप रूल को मान ही नहीं रहे हो। और सिर्फ अंक्लोज नहीं, कई सारे इंटरनेशनल ट्रीटी रूल जिनको खुद भी साइन किया है उनको चाइना मानने को तैयार नहीं है। वो एग्रेशन को बढ़ा रहा है और खाली इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए खतरा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब जो उससे बड़े पावर होंगे वो पिक्चर में आ गए। कौन? अमेरिका। अमेरिका चाइना से ही बड़ा पावर है, तो उसमें रोल में कौन आ गया? अमेरिका इन्वॉल्व होता है उन चीजों में। अब ये समझ आ गया हमें कि अंक्लोज क्या कहता है। अंक्लोज के नियम के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल तक तो आपका अपना ही एरिया है, आप वहां लॉ वगैरह बना सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल तक आपको अधिकार है रिसोर्सेज वगैरह निकालने का, यूज करने का, और कंजर्वेशन वगैरह के प्रोग्राम भी आप वहां पर चला सकते हैं। इंडिया भी पार्ट है, इंडिया भी अंक्लोज का पार्ट है। ठीक है, तो अंक्लोज का ये नियम है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन है यही लाइन, ये हर बार पढ़ा के भेजता हूं। इस बार या पिछली बार ही क्वेश्चन आया था सिविल प्रीलिम्स में, सेम क्वेश्चन यही पूछा था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। 200 नॉटिकल माइल तक, और 1 नॉटिकल माइल होता है 1.85 किलोमीटर। तो किसी भी चीज को तरीके से पढ़ोगे तो चाहे सिविल सर्विसेज हो, कोई पेपर हो, गैप नहीं छोड़ना चाहिए। इंफॉर्मेशन जब आए, जब कोई टॉपिक पढ़ो तो उसमें गैप नहीं होने चाहिए। कहानी की तरह पूरा पढ़ोगे तो कोई ना कोई चीज कहीं से पूछ लेगा। ठीक है, तो एक मुद्दा मैंने बताया, चाइना इंडिया के लिए खतरा है। अब मैं दूसरे एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं कि चाइना बाकी जगह क्या कर रहा है, फिर दोनों को आप कनेक्ट कर पाओगे कि इंडिया काउंटर कैसे करेगा। चाइना इंडिया के केस में क्या कर रहा है, चाइना बाकी दुनिया में क्या कर रहा है, अब इंडिया उसको काउंटर कैसे करे। ठीक है, देखो, तो साउथ चाइना सी चाइना के लिए समझ लो कश्मीर तो हमारा अपना एरिया है, इसलिए हमें कश्मीर चाहिए। साउथ चाइना सी इनका अपना नहीं है, तब भी क्लेम कर रहा है चाइना। चाइना बैठा है यहां, अंक्लोज को साइन करके बैठा हुआ है। अब जो डिसाइड हुआ है 12 नॉटिकल माइल या 200 नॉटिकल माइल कंडीशन जो है, उसके आगे जाकर कब्जा कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, बेस बना रहा है, अपने नियम लागू कर रहा है। यही काम ये कर रहा है साउथ चाइना सी में, और यही काम ये कर रहा है ईस्ट चाइना सी में। एक और एरिया है ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान के नीचे। तो दोनों जगह ये यही प्रॉब्लम कर रहा है कि जो और कंट्रीज हैं उनके जो अधिकार हैं उनको खत्म कर रहा है, और जबरदस्ती यहां पर अपने बेस वगैरह बनाना, अपने रूल अप्लाई करना, आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करना, जहां पर अपनी मोनोपोली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अब आसपास क्या, फिलीपींस एक कंट्री है, तो फिलीपींस ने 2016 के अराउंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक फैसला दिया। फिलीपींस ने कंप्लेंट फाइल की थी, फिलीपींस ने कंप्लेंट फाइल की थी चाइना के अगेंस्ट कि साउथ चाइना सी में ये अपने एरिया से आगे बढ़कर कब्जा कर रहा है। तो 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एक इंटरनेशनल कोर्ट है, यूएन वाली कोर्ट नहीं है, एक अलग कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए उसका नाम है। हेडक्वार्टर उसका वहीं पर है जहां पर यूएन की कोर्ट का हेडक्वार्टर है, आईसीजे का हेडक्वार्टर है जहां। तो फिलीपींस ने कंप्लेंट फाइल की और फैसला आया कि चाइना यहां पर गलत कर रहा है, कि अंक्लोज को चाइना भी साइन किए हुए है, फिलीपींस भी साइन किए हुए है, और चाइना उस रूल को मान नहीं रहा। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया था कि चाइना यहां पर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब इसके खिलाफ फैसला दिया। चाइना ने कहा कि मैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को भी नहीं मानता। उल्टा सी जिनपिंग ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि रेडी हो जाओ युद्ध के लिए, कि किसी भी हालत में हम साउथ चाइना से भी क्लेम नहीं छोड़ सकते अपना। अमेरिका का जो 7 फ्लीट मैंने बताया, अमेरिका पिक्चर में आया, अमेरिका ने अपने शिप वगैरह भेज दिए कि साउथ चाइना सी किसी का अपना पर्सनल थोड़ी है, क्योंकि साउथ चाइना सी अगर ये कब्जा कर लेगा तो ये इंपॉर्टेंट सी रूट है, कई सारी जगह आने जाने के लिए इंपॉर्टेंट सी रूट है, यहां से आपको निकलना है। ऑयल एंड गैस का रिजर्व है, रेयर अर्थ मिनरल्स यहां पर हैं, इसीलिए चाइना को लालच है। साउथ चाइना सी ऑयल एंड गैस का भी सोर्स, उसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स का सोर्स, इंपॉर्टेंट सी रूट, कई सारी चीजें यहां उसको मिल रही हैं, इसलिए लालच कर रहा है। तो अमेरिका ने अपने शिप वगैरह भेज दिए कि तुम कैसे क्लेम कर रहे हो, इंटरनेशनल वाटर है ये, तो तुम कैसे क्लेम कर सकते हो, आर्टिफिशियल आइलैंड वगैरह बनाओगे। अमेरिका ने अपने शिप वगैरह भेज दिए, तो फिर तनातनी बढ़ गई दोनों के बीच में। दूसरी तरफ ताइवान को वो कंट्री नहीं मानता, ताइवान को तो वो कहता है कि हमारा एरिया है। अभी अमेरिका ने ताइवान के पक्ष में स्टेटमेंट लगातार दिए। रशिया यूक्रेन वॉर जब हुई है तो ताइवान का मुद्दा भी भड़क गया
रशिया यूक्रेन वॉर में क्या अमेरिका और बड़ा प्लेयर है, ये लोग तो छोटे खिलाड़ी हैं, अमेरिका इनसे बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका को सुपर पावर बने रहने के लिए अमेरिका की जो सिचुएशन पहले थी आज वो नहीं है, इकोनॉमिकली वगैरह जितना वो पावरफुल था उससे कहीं ना कहीं डाउन हुआ, और चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभर के सामने आ गया कि अमेरिका चाइना में जितना गैप हुआ करता था आज उतना गैप नहीं है। चाइना भी कई बार अमेरिका के खिलाफ बड़े स्टेटमेंट दे देता है। अमेरिका पहले बहुत पावरफुल था, शुरुआत अगर बात करें उसमें, और चाइना वगैरह में गैप बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज स्थिति वो नहीं है, अमेरिका जितना पावरफुल था आज उतना पावरफुल नहीं, अभी भी टॉप पर है पर उतना नहीं जितना शुरू में हुआ करता था। अब तो पलट के लोग उसको जवाब भी दे देते हैं कई बार। ठीक, तो चाइना यहां पर साउथ चाइना सी में पावर दिखा रहा है या ईस्ट चाइना सी में ऐसा कर रहा है। ताइवान के केस में तो अमेरिका ने तो जल डमरू मध्य क्राइसिस वगैरह बताया था मैंने कल। ताइवान को तो अमेरिका का सपोर्ट है ना, अमेरिका ने तो कह रखा है ताइवान के लिए कि भाई मेरा तो सपोर्ट तुमको है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन अगर चाहते तो वो वॉर को रोका जा सकता था शुरू में ही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने प्रयास किए थे, सही प्रयास किए थे, जेन्युइन। फ्रांस फिर भी अमेरिका की तरफ बहुत इंक्लाइंड नहीं होता, ब्रिटेन ज्यादा इंक्लाइंड होता है। आप वर्ल्ड स्थिति देखोगे तो ब्रिटेन जो है, यूके, वो अमेरिका की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहता है, अमेरिका जो कहेगा वही ब्रिटेन कहेगा। पर फ्रांस जो है फिर भी न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करता है, वहां में हर जगह नहीं मिलाता। इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति ने कई प्रयास किए थे, बातचीत की थी कि रशिया यूक्रेन वॉर को टाला जा सके, पर वो रुका नहीं। जो ब्रिटेन अगर रोल प्ले करते तो उसको रोका जा सकता था। पर अमेरिका को सुपर पावर बने रहने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो थोड़े से अमेरिका को कंपीट कर रहे हो उनको डाउन कर दो, जो अमेरिका के कंपटीशन में आ रहे हो उनको डाउन कर दो, अपने रीजनल इश्यू में उनको भिड़ा दो। तो रशिया और यूक्रेन भिड़ गए। अब रशिया युद्ध को जीत भी जाए, कुछ भी हो जाए, पर रशिया कम से कम 40-50 साल पीछे तो हो ही गया एक वॉर से, और अमेरिका को तो युद्ध लड़ना नहीं पड़ा, बिना युद्ध लड़े रशिया को कमजोर कर दिया। दूसरा कंप्यूटर उसका चाइना, तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना को ताइवान से भिड़ा दो। ताइवान के फेवर में अमेरिका बोल रहा है हम सपोर्ट करेंगे, सैनिक देंगे, ये करेंगे। वादे तो उसने यूक्रेन से ही बहुत सारे किए थे, पूरे तो नहीं किए। वादे उसने यूक्रेन से भी बहुत किए थे कि रशिया अगर यूक्रेन पर अटैक होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। यूक्रेन को उकसाया, युद्ध में झोंक दिया, और हथियार वगैरह तो दे रहा है, पर जितना जिस लेवल का डेडिकेशन और कमिटमेंट बोला था वो नहीं हुआ। अब ताइवान को भी कह रहा है, पर ताइवान के केस में हो सकता है कि वो और ज्यादा सपोर्ट करे। ताइवान के केस में हो सकता है कि वो और ज्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि ताइवान को लेकर अमेरिका के खुद के लिए भी खतरा है ना, चाइना की मोनोपोली को कैसे रोकेगा वो। तो ताइवान के केस में अमेरिका लगातार स्टेटमेंट भी दे रहा है कि ताइवान के बारे में कोई बात आ रही तुरंत वो बोल रहा है। चाइना ने क्या किया, फाइटर प्लेन उड़ा के ले जाता है ताइवान के पास से, आए दिन जो ताइवान का अपना एयर स्पेस है उसका वायलेशन करता है चाइना, अमेरिका को यह मैसेज देने के लिए कि ताइवान के मामले में तुम मत बोलो कुछ, ये हमारा इंटरनल मामला है, ताइवान हमारा कंट्री है, हमारा एरिया है। जैसे हांगकांग पहले तो इंडिपेंडेंट टाइप से रूल किया करता था, हांगकांग को ऑफिशियली मिला लिया चाइना ने, हांगकांग को भी अपने में मिला लिया, अब तो हांगकांग इन्हीं का पार्ट हो गया। ताइवान के केस में भी कहता है कि ये तो हमारा ही एरिया है, इंटरनल मैटर है, अमेरिका को लेना देना नहीं। अमेरिका बोलता है ताइवान कंट्री है। ठीक, तो कुछ कंट्री ताइवान को मान्यता देते हैं, जो अमेरिका के सपोर्ट वाले हैं, जो चाइना के साथ वाले हैं वो नहीं मान्यता देते एज ए कंट्री। तो ताइवान के मुद्दे पे कंफ्लिक्ट है दोनों के बीच में, चाइना ताइवान। अभी ताइवान ने क्या किया, अपने यहाँ जैसे इसका रूल था कि जो भी सिटीजन है 4 मंथ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करना जरूरी है। ताइवान में नियम है कि जो भी लोग हैं उनको 4 मंथ मिलिट्री ट्रेनिंग करना जरूरी है, मिलिट्री सर्विस करना जरूरी है। अब इसने उसको बढ़ा के 1 ईयर कंपलसरी कर दिया है, चाइना के खतरे को देखते हुए, कि जो भी हमारे लोग हैं 1 ईयर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस कर दिया है। कंपलसरी मिलिट्री सर्विस चाइना से खतरे को देखते हुए कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 4 मंथ्स टू 1 ईयर। और किनके लिए, किसके लिए लागू हो रही है, 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। किनके लिए, 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, तो कितनी एज हो जाएगी, 18 के आसपास हो जाएंगे, 18 प्लस। तो उनके लिए कंफर्म है कि उनको मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है, कि 4 मंथ के लिए पहले होता था, अब 1 ईयर के लिए करना होगा।
चाइना से जो खतरा बढ़ रहा है। तो अभी क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि किस कंट्री ने हाल ही में 1 ईयर मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी कर दी है? ताइवान ने, क्योंकि चाइना से खतरा है। लगातार वो एयर स्पेस वगैरह वायलेट कर रहा था, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस 4 मंथ से 1 ईयर कर दिया है। जो 2005 के बाद पैदा हुए हैं उन पर लागू होगा ये। 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उन पर ये अप्लाई होगी बात, क्योंकि 18+ हो जाएंगे ना वो। क्लियर है? तो साउथ चाइना सी के ऊपर फिलीपींस ने जो केस किया था, चाइना के अगेंस्ट गया मामला, तो भी चाइना ने माना नहीं। पावर के दम पे वो कह रहा है कि नहीं हमारा ये एरिया, हम किसी कोर्ट वोर्ट को नहीं मानेंगे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट खुद साइन किया हुआ है, उसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी इंडिया ने देखो क्या किया। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? साउथ चाइना सी इसको किसी भी हालत में चाहिए। हमारे लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट है, कश्मीर हमारा अपना पार्ट है, साउथ चाइना सी इसका नहीं है, पर इसको तब भी चाहिए। एक्चुअल में इनका माइंडसेट बड़ा अलग टाइप का है। डेमोक्रेसी तो है नहीं, डिक्टेटरशिप ही है, चाइना कम्युनिस्ट है। तो इनका तो नियम ये है, यहाँ पे नेता वेता के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। ये अपने आप को मानते हैं हेवनली किंगडम, कि नीचे धरती है, ऊपर स्वर्ग है और बीच में ये लोग हैं। चाइना अपने आप को बहुत विशिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, हेवनली किंगडम मानता है, कि नेता वेता जो इनके हैं उनको देवताओं, देवी देवताओं की तरह समझा जाता है। देवता लोग हैं ये, कि जनता कुछ कह नहीं सकती, उनकी पूजा होती है स्पेशल, कि इनके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैं तुम्हें एक घटना बताता हूं। झाओ इनलाई जब इंडिया आया था 1959 के बाद, जब आया था तो कई सारे, 1959 नहीं, 1956 के आसपास जब आया था, तो 1956 के आसपास जब आया था तब तो इंडिया से अच्छे रिलेशन मेंटेन करने थे। अक्साई चीन जो रोड बनी थी उसके पहले की, उसके 1 साल पहले 1957 में रोड वाला जिक्र हुआ था, रिलेशन खराब होना शुरू हुए उसके 1 साल पहले। 1956 में जब आया था तो इंडिया के जो अपोजिशन के लीडर थे, रूलिंग पार्टी के लीडर थे, सबसे जा जाके मिल रहा था, सबसे जा जाके मिल रहा था इंडिया के लिए। मतलब इंडिया के जो लीडर्स थे बड़े बड़े, चाइना के लिए एक तरह से पोस्चरिंग कर रहा था, वो कर रहा था कि चाइना के सपोर्ट में लोग बात करें, कि जो यहाँ के नेता वगैरह हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो चाइना के पक्ष में सहयोग करें, एक लॉबी करना, पोस्चरिंग करना चाइना को लेकर। तो मीडिया ने एक कार्टून छापा जिसमें झाओ इनलाई की पिक्चर बनाई और ऊपर जो चेहरा है वो सांप का बना दिया, ऊपर चेहरा जो है वो सांप का बना दिया। तो ये घटना का बड़ी चर्चा हुई। इसने, ये बड़ा नाराज हुआ झाओ इनलाई, क्योंकि चाइना में तो ऐसा करने पे फांसी की सजा हो जाए, ये इतनी बड़ी घटना थी। तो झाओ इनलाई ने यहाँ पर जो ऑफिसर थे साथ में इनके, उनको बोला, बहुत गुस्से में अखबार फेंक दिया कि ये क्या है, तुम्हारे यहाँ किसी की इज्जत नहीं है, गेस्ट को कैसे ट्रीट करना है तुम्हारे यहाँ, ये भी मतलब तरीका नहीं आता। तो उस ऑफिसर ने बोला कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, प्रेस जो है वो फ्री है, प्रेस को थोड़ी हम रोक सकते हैं, प्रेस क्या कह रही है। तो हमारे यहाँ तो ये आए दिन होता है, किसी भी मिनिस्टर के बारे में कार्टून बना देते हैं। तो चाइना में ये ट्रेंड नहीं है, चाइना में तो ऐसा हो जाए तो फांसी की सजा हो जाए। तो वो अपने आप को हेवनली किंगडम मानता है। और उसका एक ये है कि चाइना बहुत महान साम्राज्य हुआ करता था और काफी एरिया ये हमारा ही हुआ करता था, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये सब हमारा ही हुआ करता था। एक इसका कोई नेवी का ट्रेवलर भी था जिसने 7 बड़ी यात्राएं की थी। एक इसका ट्रेवलर था, वो नाविक था जिसने 7 बड़ी यात्राएं की थी। तो ये ऐसे भी मानते हैं कि जहां वो एरिया जहां तक गया था वो भी चाइना का पार्ट हुआ करता था। मतलब फिर तो कितना पीछे चले जाए कोई लिमिट ही नहीं है। फिर तो अशोका के समय चले जाएं, चंद्रगुप्त के समय चले जाएं, अकबर के टाइम चले जाएं, फिर तो अफगानिस्तान वगैरह सब इंडिया का था। इंडिया को सब वापस ले लेना चाहिए। आप बोलोगे कि ये हमारा एरिया था तो उसकी कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। तब तो फिर आप बहुत और लाखों साल पीछे चले जाओ तो पूरी अर्थ एक थी, फिर तो पेंजिया लैंड हुआ करता था, पूरा पेंजिया, फिर तो पूरी अर्थ एक थी, फिर वहां चले जाएं। भाई आपका एरिया हुआ करता था, कितनी पीछे आप बात करोगे, एंशिएंट में कहां तक जाओगे, उसके पहले कुछ और रहा होगा। तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना कि आप कहो कि ये भी हमारा एरिया था, वो भी हमारा एरिया था। कोई सिर पैर ही नहीं है इस बात का कि कहां तक आपका एरिया था। भाई सारा ही आपका था, फिर तो पूरी अर्थ एक थी, सारा ही आपका हो गया। क्योंकि चाइना की नीति है एक्सपेंशन की पॉलिसी, विस्तारवादी नीति, उसको कब्जा करना है, उसके लिए बहाने हैं। तो मानता है कि 15वीं सेंचुरी में इतना चाइना था, 10th में इतना था, तो फिर सब तुम्हारा ही हो गया, ये सब भी तुम्हारा हो गया, नेपाल भूटान सब तुम ही ले लो फिर तो इसके लॉजिक की समझ से परे हैं, कुछ नहीं, ये बहानेबाजी है, जितना ज्यादा एरिया कब्जा कर सके।
विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशन की पॉलिसी है इसकी, ठीक है। तो वहां नियम है, वहां पे आपका मास्टर आपको जो कह रहा है आप उससे सवाल जवाब नहीं, काउंटर नहीं कर सकते आप उसको। वहां पर हायरार्की जैसे बनी होती है ना, जैसे कंपनी में हायरार्की है कि आप जो मास्टर ने कह दिया उसको आपको फॉलो करना है, चाहे आप भूखे मर जाओ, चाहे कुछ हो जाए, आप विरोध नहीं कर सकते। तो वहां स्टार्टिंग से ही ये नियम, यही आइडियोलॉजी फॉलो होती है ऊपर तक। इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी, आप किसी को कुछ भी बोल दे रहे हो, वहां नहीं चलता ये। वहां आपका अधिकारी, आपका मास्टर आपको जो कह रहा है एज इट इज आपको मानना पड़ेगा, सही गलत में नहीं आप वो कर सकते, काउंटर नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभार विरोध होते हैं तो आप देखते हो सेना दबा देती है विरोधों को। इवन कन्फ्यूशियस का चाइना में बड़ा मान्यता है कन्फ्यूशियस को। कन्फ्यूशियस की खुद की जो फिलॉसफी है वो भी यही है कि मास्टर आपको जो कह रहा है आपको उसको सम्मान करना है, काउंटर नहीं करना। और मास्टर के ऊपर जो होगा वो जो कहेगा उसको काउंटर नहीं कर सकते। मतलब एक हायरार्की बनी होनी चाहिए, ऊपर वाला जो कह रहा है नीचे वाला उसको काउंटर नहीं करेगा। डेमोक्रेसी में तो ये नहीं चलता ना, डेमोक्रेसी में तो कोई किसी को भी काउंटर कर सकता है, खुल के कोई कुछ भी बात कर सकता है। तो डेमोक्रेसी में इंडिया में और चाइना में इस बात का अंतर है, वहां नहीं खुल के आप अपनी बात को रख सकते। कोविड में घरों में सबको बंद कर दिया चाइना ने, भूखे मर गए लोग, विरोध नहीं कर पाए। तब भी कुछ टाइम पहले भी एक विरोध हुआ, वहां पर सेना वेना लगा के दबा दिया वायलेंस को, वो कोई वायलेंस नहीं हो पाया, मतलब कोई विरोध नहीं हो पाया, उस प्रोटेस्ट को ही उसने सप्रेस कर दिया, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात लोग वहां नहीं करते, ह्यूमन राइट्स वाले भी जो हैं वहां नहीं बोल पाते कुछ, चाइना में क्या स्थिति है पता ही नहीं चलता उनको इंटरनली हो क्या रहा है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी, अब इंडिया ने क्या किया, कुछ साल पहले G20 की समिट थी, चाइना उसको होस्ट किया था। तो इंडिया के पीएम वियतनाम होते हुए चाइना गए, पीएम मोदी। तो चाइना में कुछ साल पहले मीटिंग हुई थी G20 की, तो पीएम मोदी वियतनाम होते हुए चाइना गए। तो और चाइना में जब मीटिंग हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी गए हुए थे, इंडिया भी था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, अब सी जिनपिंग बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति आए, सी जिनपिंग को इग्नोर करके जाके सीधे मोदी जी से मिल लिए। इस बात को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे देखा गया कि चाइना को इग्नोर किया जा रहा है, चाइना को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, चाइना को साइडलाइन किया जा रहा है, उस बात को ऐसे देखा गया। तो सी जिनपिंग बड़े अंदर से वो हुए कि आ रहे हैं, मैं बैठा हूं, मेरे को देख भी नहीं रहा कि सीधे मोदी से गले मिल रहे हैं। क्योंकि अमेरिका को अगर चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया के साथ अमेरिका रिलेशन अच्छे करेगा ही, क्योंकि चाइना को काउंटर अगर करना है। वर्ल्ड अगर पोलराइज हो रहा है कि एक तरफ चाइना वाला ग्रुप बनता जा रहा है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब ग्रुप अगर बन रहा है, तो अमेरिका इंडिया के सपोर्ट के बिना तो चाइना को काउंटर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भी अमेरिका जो है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप कर रहा है। तो चाइना लगातार जो कब्जा करता चला जा रहा है, एक तो साउथ चाइना सी, तो सी जिनपिंग मोदी से कहे कि यहाँ मीटिंग हो रही है, सुना है कि वियतनाम होते हुए पहुंचे हो, तो मोदी जी ने कहा हाँ वियतनाम होते हुए पहुंचा हूं। तो पूछा सी जिनपिंग ने क्या करने गए थे, तो मोदी जी ने कहा कि सोच रहा हूं उसको ब्रह्मोस मिसाइल दे दूं वियतनाम को। वियतनाम का इतिहास अगर चाइना के साथ देखोगे, वियतनाम एक समय में इतना स्ट्रांग था, चाइना को भी हरा दिया था उसने। वियतनाम चाइना के भी क्लैश इतिहास में हुए हैं, वियतनाम चाइना पे भारी पड़ गया था। ऐसा कंट्री है वियतनाम, अमेरिकी सेना को भागना पड़ गया था। वियतनाम वॉर अगर आप पढ़ोगे तो अमेरिका को भागना पड़ा वहां से, क्योंकि जंगल वगैरह का क्षेत्र था, अमेरिकी सेना जंगलों में फंस के रह गई थी, और ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाते थे, अमेरिका की सेना जंगलों में लड़ने की अभ्यस्त नहीं थी, और वियतनाम में हालत खराब हो गई थी अमेरिका की, उनको भागना पड़ा था यहाँ से, ठीक है। तो मोदी जी ने कहा कि वियतनाम को सोच रहा हूँ ब्रह्मोस दे देता हूँ, ब्रह्मोस तो नहीं दिया हूं, पर हमारे पास जो अटैकिंग बोट है वो दे दिया हूँ। 2016 के आसपास की बात है, 2016 के आसपास की बात है कि इनको बोट तो हम दे आए हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा, कि अंदर से ये बात थी कि अगर तुम पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पे ऐसे करोगे सपोर्ट, तो हम इसको करेंगे जो तुम्हारे एंटी हैं। तो चाइना के एंटी कौन कौन बैठे हैं, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब चाइना के एंटी हैं, क्योंकि उनका एरिया कब्जा कर रहा है, साउथ चाइना सी में मोनोपोली दिखा रहा है। और फिलीपींस को इंडिया ने ब्रह्मोस की डील कर भी ली, बताया था ना ब्रह्मोस की डील, फिलीपींस के साथ इंडिया ने ब्रह्मोस की डील कर ली है। तो फिलीपींस के साथ हमारी ब्रह्मोस की डील हो भी गई, ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, वन ऑफ द डेडलीस्ट मिसाइल है, दुनिया के टॉप 5 देखोगे उसमें ब्रह्मोस भी है। उसके अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम से हमारी बातचीत जारी है ब्रह्मोस के लिए।
फिलीपींस के साथ डील फाइनल हो गई, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ बातचीत जारी है ब्रह्मोस देने के लिए। ठीक, तो इंडिया भी अपनी तरफ से लगातार जो हो पा रहा है, जितना मैक्सिमम हो पा रहा है, दबाव बनाने का काम तो कर ही रहे हैं। अब ये जो मलक्का स्ट्रेट वगैरह है, यहाँ पे इंडिया की पोजीशन अच्छी है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इंडिया की पोजीशन ठीक है। साउथ चाइना सी में ये चाइना बहुत स्ट्रांग है, तो साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंट सी रूट है, रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑयल गैस, यही सब है कि रूट कहां से आएगा जाएगा सामान। दूसरा, इन्होंने ईस्ट चाइना सी में एक आइलैंड है, जापान उसको बोलता है सेंकाकू और चाइना उसको नाम देता है डियाऊ। चाइना ने अपने नियम लागू कर दिए, वहां पर अपना रूल लगा दिया है। इसको लेकर भी न्यूज में था, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आ भी गया। यहाँ पे ये ईस्ट चाइना सी, ऊपर पड़ता है सी ऑफ जापान, उसके नीचे ईस्ट चाइना सी, यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंकाकू, चाइना उसको बोलता है डियाऊ। यहाँ पे एक आइलैंड है सेंकाकू, चाइना उसको बोलता है डियाऊ, और चाइना ने अपने रूल यहां अप्लाई कर दिए, तो जापान ने विरोध किया कि भाई ये तो हमारा सेंकाकू आइलैंड है, और चाइना ने यहाँ पे नियम लगा दिए, अपने रूल लॉ अप्लाई कर दिए और डियाऊ आइलैंड बोल रहा है इसको। तो ये एरिया पड़ता है ईस्ट चाइना सी, यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ पे चाइना जापान के बीच कन्फ्लिक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो साउथ चाइना सी का मुद्दा है, एक तरफ ईस्ट चाइना सी का मुद्दा है, दोनों तरफ इसकी मोनोपोली है, मतलब डिस्प्यूट क्रिएट कर करके ज्यादा से ज्यादा एरिया कब्जा करना। तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये तो दुनिया में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, और इस तरह का क्लैश होते होते अब अमेरिका इससे बड़ी पावर है तो वो दबाव डालता है इसके ऊपर, अमेरिका इससे बड़ी पावर है, वो दबाव डालता है, तो कई बार उसका प्रेशर पड़ता भी है चाइना पर। अब अमेरिका अगर व्यापार रोक दे, इंडिया अगर चाइना से व्यापार रोक दे तो हालत खराब हो जाएगी। अभी इकोनॉमी डाउन जा भी रही है, चाइना में अभी हाल फिलहाल की इकोनॉमिक कंडीशन देखोगे डाउन जा रही है, पर इतना ज्यादा चाइनीज गुड्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो रखी है कि रातों रात आप उसको छोड़ दोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक छोटी सी बैटरी से लेके, खिलौने से लेके, दिवाली के दिए से लेके, कहां तक आप उसको अवॉइड करोगे। ठीक है, पर अभी हाल फिलहाल में चाइना की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। इवन कोविड के बाद से ही दुनिया में चाइना को लेकर परसेप्शन और बदल गया कंट्रीज का, जिनके अच्छे रिलेशन होते थे उनके भी परसेप्शन बदले हैं इसको लेकर। इसकी इकोनॉमी को भी हाल फिलहाल में बहुत नुकसान हुआ है, और इकोनॉमी ही इसका मेन स्ट्रेंथ है, मेन स्ट्रेंथ इकोनॉमी ही है, व्यापार ही इसका मेन एंगल है। तो मैं आपको बता रहा था इसमें सेंकाकू डियाऊ एक ग्रुप बना, उसका नाम है क्वाड। चाइना को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया 4 देशों ने मिलकर, क्वाड। अब ऑफिशियली तो नहीं बोलते कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए बने हैं, पर इसका है पर्पस यही। क्वाड जो ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बोलते हैं इसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। 4 कंट्री इसमें कौन कौन है, अब इनकी मीटिंग भी देखो, लगातार मीटिंग हो रही है। पिछले साल टोक्यो में मीटिंग हुई थी, अभी हिरोशिमा में हिरोशिमा में मीटिंग हुई, तो वहां पे मिले तो थे ये लीडर। ऑफिशियल मीटिंग सिडनी में होनी थी पर पोस्टपोन हो गई, वो मैं लिखवाऊंगा, क्वाड के बारे में आगे चर्चा करूंगा तो लिखाऊंगा इसके बारे में। अभी आप ये लिख लो, इसमें 4 कंट्री हैं, अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में ये 4 कंट्री हैं, 4 कंट्री हैं। जब मीटिंग होती है तब ये बात तो क्या करते हैं कि ये हमारा अपना ग्रुप है, हम लोग डेवलपमेंट कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, इन चीजों की बात करते हैं, पर ये दुनिया को मालूम है कि ये एंटी चाइना ग्रुप है। ये दुनिया को पता है, चाइना को खुद भी पता है कि ये एंटी चाइना ग्रुप है। चाइना जो दुनिया में गड़बड़ कर रहा है उसी को काउंटर करने के लिए बनाई है। क्वाड जो है ये चाइना का जो मोनोपोली बढ़ रही दुनिया में, ये जो एग्रेशन बढ़ा रहा है, वो उसको जवाब देने के लिए ग्रुप है क्वाड। दुनिया समझती है इसको यही है कि एंटी चाइना ग्रुप है, ऑफिशियली थोड़ी बोलेंगे हम चाइना से दुश्मनी करने आए। एंटी चाइना ग्रुप जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है कि एंटी चाइना ग्रुप है, पर ये मीटिंग करते हैं, बोलते हैं डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह के लिए करना है।
जैसे नेवी की एक एक्सरसाइज होती थी मालाबार, इंडिया अमेरिका करते थे इसको, जापान वगैरह भी देखो शामिल हो गए। मालाबार नेवल एक्सरसाइज, इंडिया अमेरिका करते थे मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जापान वगैरह भी पार्टिसिपेट करते हैं अब इसके अंदर। तो डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह भी है, डिफेंस कोऑपरेशन भी आपस में करते हैं ये क्वाड वाले। क्वाड की 2022 की जो मीटिंग है, 2022 की क्वाड मीटिंग हुई थी टोक्यो में। इस बार वाली सिडनी में होनी थी पर पोस्टपोन हो गई थी। इस बार की मीटिंग सिडनी में होनी थी, पोस्टपोन हो गई थी, नोट कर लो। तो क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है। समझने के लिए ये एंटी चाइना ग्रुप है, चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, 2022 की मीटिंग कहां पर हुई थी? 2022 की मीटिंग टोक्यो में हुई थी। 23 में 2023 की मीटिंग सिडनी में होनी थी, सिडनी में होनी थी बट पोस्टपोन हो गई। सिडनी में होनी थी, पोस्टपोन हो गई। ये नोट कर लो, करंट का क्वेश्चन आपका ये है। तो क्वाड वगैरह अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मैगजीन में क्या है कि क्वाड क्या चीज है, कहाँ मीटिंग हुई, क्वाड का पूरा बैकग्राउंड समझने के बाद अब आपको समझ आएगा क्वाड की जरूरत क्या थी। तो 2022 की मीटिंग टोक्यो और सिडनी वाली मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई, 23 में मीटिंग हुई नहीं है, नोट कर लीजिए ये। क्लियर है? क्वाड इसको इनिशिएट किया था, इसको बनाने का आइडिया अगर आपसे पूछे तो पीएम तो उस समय मनमोहन सिंह थे इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया का जो व्यक्ति था जॉन हावर्ड था, जापान के जो पीएम थे ना जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, एसेसिनेशन हो गया, जो एक्स पीएम जापान के शिंजो आबे, 2007 में 2007 में इसका आइडिया उन्होंने दिया था, शिंजो आबे ने। लिखा चुका हूं मैं आपको, शिंजो आबे का एसेसिनेशन हो गया। नए पीएम कौन बने हैं? फूमियो किशिदा। लिखवा दिया है कि नहीं लिखवा दिया है, क्वेश्चन ये भी है। फूमियो किशिदा नए पीएम है जापान के। तो क्वाड जो ये डायलॉग डिस्कशन वगैरह करेंगे, बातचीत करेंगे, था तो एंटी चाइना ग्रुप, इनिशिएटेड बाय शिंजो आबे। शिंजो आबे का आइडिया था 2007 में, इनिशिएटेड बाय शिंजो आबे 2007। क्वाड लिखवा दिया है ना, एक बार चेक कर लीजिए, बता दिया है कि नहीं। शिंजो आबे का एसेसिनेशन हो गया अभी हाल ही में, उनको गोली मार दी गई। क्वेश्चन आएगा ये, अभी एक पेपर में शायद पूछा भी है किसी में। और नए पीएम कौन बने हैं वहां पर? नए पीएम बने हैं फूमियो किशिदा। तो नए वाले का नाम भी देख लो, लिखवा दिया है कि नहीं लिखवा दिया? नए पीएम फूमियो किशिदा। बता दिए हैं, ओके गुड। चलो यहां तक आते आते लगभग कहानी समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। चाइना के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, नए क्वेश्चन वगैरह क्या हैं वो सब बन जाएगा इतने से। अब इंडिया के लिए रूट क्या क्या है? चाइना जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया किनारे किनारे, इंडिया के पास क्या रूट है? 2023 में ही बांग्लादेश ने इंडिया को एक्सेस दे दिया है 2 पोर्ट का। 2023 में बांग्लादेश गिवन एक्सेस टू इंडिया
2 पोर्ट के लिए, चट्टग्राम पोर्ट और मोंगला पोर्ट। चट्टग्राम पोर्ट और मोंगला पोर्ट बांग्लादेश ने अभी हाल ही में इंडिया को अप्रूवल दिया है, एक्सेस दिया है, क्योंकि अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट है, इंडिया से अच्छे रिलेशन है और साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इस समय बांग्लादेश, बता चुका हूं पहले। चट्टोग्राम है, चट्टोग्राम, चट्टोग्राम पोर्ट। चट्टोग्राम पोर्ट, दूसरा है मोंगला पोर्ट। तो एक तो बांग्लादेश ने एक्सेस दिया इंडिया को, ये सब पोर्ट हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कलादान प्रोजेक्ट बताया था मैंने क्या आपको? कलादान, कलादान मैंने आपको बता दिया या नहीं? पहले ये बताओ। म्यांमार का एक सितवे पोर्ट, ये भी ऑपरेशनल हो गया। म्यांमार का सितवे पोर्ट ये भी ऑपरेशनल हो गया है। तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये मैं बता चुका हूं या नहीं बता चुका हूं? बताओ। उसी का पार्ट है ना सितवे पोर्ट, ये भी ऑपरेशनल हो गया। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश के पोर्ट हम यूज कर सकते हैं, म्यांमार का सितवे पोर्ट। तो इंडिया भी लगातार अपनी पोजीशन को आसपास में स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमारे पास जो जो ऑप्शन हो सकते हैं, हम भी अपनी पोजीशन को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि कहां कहां पर हमें एक्सेस मिलेगा। चाइना अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम भी ऑप्शंस तलाश रहे हैं। ठीक है। मालदीव में भी कुछ समय पहले सरकार जो थी वो चाइना की सपोर्टर थी। कुछ साल पहले चाइना की सपोर्टर सरकार बैठी थी मालदीव में भी, अब वहां भी चेंज हो गया है। एक्चुअल में हाल फिलहाल में जो श्रीलंका की हालत हुई है ना, कई देशों को सबक मिल गया। जो चाइना के साथ अपना भविष्य सोच रहे थे कि चाइना दोस्ती हो जाएगी, श्रीलंका की जो हालत हुई है, कई देशों को उससे सबक मिला है कि चाइना की जो डेब्ट ट्रैप की नीति है, कर्ज में फंसाने की चाल है, वो एक्सपोज हुआ है कहीं ना कहीं। तो कई कंट्री जहां वो रिलेशन इंप्रूव करना चाह रहा था, उनके सामने एक्सपोज हुआ है। तो अब उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग पहले के मुकाबले। जितना वो बीच में 4-5 साल में वो जाल बिछा रहा था, हाल फिलहाल में डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में चाइना एक्सपोज हुआ है। ठीक है। तो चाइना तक की स्टोरी कंप्लीट। अब आ जाएं करंट में। हमारे 2-3 पेज रह गए थे, बाकी हमने ये फाइल पूरी कर दी थी। ये फाइल हमारी पूरी हो गई थी। एक बार जरा जो बचा खुचा है वो देख लें। आज इसको कंप्लीट कर लें, कल फिर हम लोग शुरू कर देंगे G20, G7, ब्रिक्स क्या चीज है, ये सब टॉपिक हमारा कल से शुरू होगा। द 13th पीटर्सबर्ग डायलॉग। पीटर्सबर्ग डायलॉग क्या चीज है? क्लाइमेट संबंधित मीटिंग है, यही क्वेश्चन है। पीटर्सबर्ग डायलॉग क्या चीज के बारे में है? क्लाइमेट संबंधित मीटिंग हुई थी 2022 में। द 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जुलाई 2020 बर्लिन जर्मनी में हुआ। जर्मनी, इजिप्ट होस्ट कर रहे थे मीटिंग को। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस खाली यही ध्यान रखना है पीटर्सबर्ग डायलॉग किस चीज से रिलेटेड है? क्लाइमेट। पीटर्सबर्ग डायलॉग क्या चीज से रिलेटेड है? क्लाइमेट संबंधित। एक ही लाइन क्वेश्चन याद रखना है। यूनाइटेड नेशन का ओशियन कॉन्फ्रेंस, ओशियन संबंधित कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ है? यूएन ने कराया, लिस्बन, पुर्तगाल। क्योंकि यूएन ने कराया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन की ओशियन कॉन्फ्रेंस 2020 में कहां पर हुई? लिस्बन, पोर्चुगल की कैपिटल है। इंडिया यूरोपियन सिक्योरिटी और डिफेंस कंसल्टेशन ये कहां पर हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का सिक्योरिटी और डिफेंस बातचीत, कंसल्टेशन। संग्रीला डायलॉग, सिंगापुर। संग्रीला डायलॉग कहां पर हुआ? सिंगापुर में हुआ। संग्रीला डायलॉग में जो साउथ एशिया का एरिया है, वहां पे कई सारे इश्यूज, सिक्योरिटी वगैरह के डिस्कशन, सिक्योरिटी टॉक्स, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द रीजन, इंपॉर्टेंट बायलैटरल टॉक्स। तो संग्रीला डायलॉग क्या चीज के बारे में है? सिंगापुर में मीटिंग हुई थी, जिसमें जो कई सारे कंट्रीज, क्या बात हुई? इस क्षेत्रीय एरिया में सुरक्षा के ऊपर, क्षेत्रीय एरिया में सुरक्षा के ऊपर।
तो संग्रीला डायलॉग 2022 सिंगापुर में हुआ है, 2 इयर्स के बाद हुआ है। डिफेंस समिट है बेसिकली एशिया की। संग्रीला डायलॉग एशिया की डिफेंस समिट है, इस एरिया में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संग्रीला डायलॉग। बस क्या क्वेश्चन है, संग्रीला डायलॉग सिंगापुर में हुआ, क्या चीज के लिए, डिफेंस के लिए, सुरक्षा कैसे बनी रहे एशिया में। क्वाड समिट 2022 टोक्यो, बता चुका हूं अभी। क्वाड कैसे बना था वो लिखा हुआ है इसमें, क्वाड कैसे बना था वो लिखा हुआ है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेशन के लिए ग्रुप है। ये तो आगे जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे आएगा टॉपिक, ये जब हम आसियान ब्रिक्स ये सब पढ़ेंगे तब आएगा। तो बिम्स्टेक पे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी इसमें क्या क्वेश्चन है, बस खाली ये 2022 में श्रीलंका में कॉन्फ्रेंस हुई थी, समिट हुई थी। बिम्स्टेक की मीटिंग, जैसे आसियान की मीटिंग कहाँ हुई, सार्क की मीटिंग कहाँ हुई, ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई, ये क्वेश्चन आता है। उसी तरह से बिम्स्टेक भी एक ग्रुप है। बिम्स्टेक की मीटिंग 22 में कहाँ हुई है, श्रीलंका में हुई है। बस ये एक लाइन देखना है, बाकी पूरा टॉपिक तो हमारा डिटेल में आएगा ही। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका में है। बिम्स्टेक समिट 2022 श्रीलंका में हुई है, ढाका इसका हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। कौन कंट्री इसके मेंबर हैं, वैसे नाम तो इसका है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए, उसमें आर्थिक सहयोग भी इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए बना बिम्स्टेक, जिसमें आर्थिक सहयोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है। याद करने का तरीका, मेंबर आप याद करना चाहो, बी से बांग्लादेश, याद रखने का तरीका, फुल फॉर्म इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। पर मेंबर याद रखना चाहो, पी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। 5 ये हो गए। इसके अलावा नेपाल, भूटान। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, 5 हो गए, साथ में नेपाल, भूटान, ऐसे याद रख सकते हैं। तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, 5 ये हो गए, 6 नेपाल, भूटान, 7 कंट्री मेंबर हैं टोटल। बिम्स्टेक 7 कंट्रीज का ग्रुप है, ये आगे हमें पढ़ना भी है। हेडक्वार्टर ढाका, मीटिंग श्रीलंका, ये चीजें याद कर लो, आगे हम बताएंगे इसको। मीनामाटा कन्वेंशन किसके बारे में है, मरकरी वाले प्रोडक्ट्स को हटाया जाए। मीनामाटा कन्वेंशन किसके बारे में है, मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को हटाया जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो मीनामाटा कन्वेंशन के तहत ही हाल ही में मीटिंग कराई गई बाली, इंडोनेशिया में। 2022 में मीनामाटा कन्वेंशन की ही मीटिंग हुई है बाली, इंडोनेशिया। एग्जाम का क्वेश्चन आपके क्या है, मीनामाटा कन्वेंशन किसके बारे में है, मरकरी को हटाया जाए दुनिया से, और इसी के लिए भी हाल ही में मीटिंग कराई गई बाली, इंडोनेशिया। हैदराबाद सिटी को हाल ही में सम्मानित किया गया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। इग्लू कैफे, इग्लू क्या होता है, जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं, इग्लू होता है जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं। तो इग्लू कैफे, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप की चीजें लगती हैं कि कुछ अजीब सी चीज बनी है, कुछ यूनिक सी चीज बनी है, छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है। यूपीएससी नहीं पूछता इग्लू कैफे वैफे, एसएससी वगैरह में आ जाए, कोई छोटे मोटे पेपर में आ जाए। तो इग्लू कैफे कहाँ बना है, जम्मू कश्मीर में। इग्लू होते हैं बर्फ के मकान, बर्फ का ऐसे गोल सा बनता है इग्लू। तो इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर। अमेरिकन मीडिया कंपनी वाला ये रहन दो, ये वाला पॉइंट रहन दो। एक आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये कौन जारी करता है, यूएन की एक संस्था है यूएनडीपी, यूएनडीपी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी के कुछ आंकड़े इससे अंदाजा मिलता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये हाल ही में जारी किया यूएनडीपी ने, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव करके एक ग्रुप है, इसने, यूएनडीपी और ओपीएचआई, इन्होंने मिलकर रिपोर्ट जारी की। क्या कहा, पास्ट 15 ईयर में नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन 415 मिलियन घटी है, पर अभी भी इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपुल है वर्ल्ड में।
और नाइजीरिया में सेकंड हाईएस्ट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट आई जो यूएनडीपी और ओपीएचआई ने मिलकर जारी की, जिसने कहा कि ऑल्दो वर्ल्ड में पॉवर्टी कम हुई है, 415 मिलियन से कमी आई है पॉवर्टी में, पर इंडिया में अभी भी मैक्सिमम पुअर पॉपुलेशन है। नाइजीरिया सेकंड नंबर पर। इंडिया में पॉवर्टी सबसे ज्यादा दुनिया में, उसके बाद नाइजीरिया। तो पॉपुलेशन भी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया की है, पॉपुलेशन भी तो सबसे ज्यादा इंडिया की है, चाइना को क्रॉस कर गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की टॉप पोजीशन पर, 7वें साल लगातार वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूके का टॉप पोजीशन पर। और यूएस टॉप 10 में 7 यूनिवर्सिटी जो हैं अकेले यूएस की हैं। ऑक्सफोर्ड यूके का टॉप यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में रैंकिंग में, और टॉप 10 में 7 अमेरिका वाली हैं अकेले। ऑक्सफोर्ड टॉप यूनिवर्सिटी, और टोटल टॉप 10 में देखा जाए अमेरिका की 7 यूनिवर्सिटी के नाम है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? एनवायरनमेंट में पढ़ा रखा है, एक संस्था है WWF नाम की एक संस्था है, वो जारी करते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका नाम है। एनवायरनमेंट में पढ़ाया है इसके बारे में। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि 1970 से 2018 के बीच 69% डिक्लाइन हो गया है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ में। पूरी दुनिया की वाइल्ड लाइफ में 1970 से 2018 के बीच 69% की कमी आ चुकी है। क्वेश्चन केवल ये है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF जारी करता है रिपोर्ट। एजुकेशन 4.0 इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ और युवा करके ग्रुप है, इन्होंने रिपोर्ट जारी की। तो कुछ भी है नहीं, बस खाली ये इट एम्स टू एड्रेस द डिस्पैरिटी कंट्री एजुकेशन सेक्टर। यूनिसेफ का है तो एजुकेशन के लिए, यूनिसेफ का है तो एजुकेशन के लिए। इसको रहने दो, अभी ये काम का नहीं है, ये पुरानी रिपोर्ट है, अभी काम का नहीं है, छोड़ो इसको, ये काट दो, इसकी जरूरत नहीं है। नीति आयोग ने हरिद्वार सिटी को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। नीति आयोग ने हरिद्वार सिटी उत्तराखंड इसको डिक्लेयर किया है बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की। क्वेश्चन इसमें केवल ये है, ये रिपोर्ट का अगर नाम आ जाए, ये रिपोर्ट किसने जारी किया, बस ये क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इस नाम से रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चन है। रिपोर्ट में क्या लिखा है वो तो भले ना पूछे, पर पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी हुई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये बता रहा है कि कोविड-19 का इंपैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या पड़ा है। कोविड-19 का इंपैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या प्रभाव रहा है उसके बारे में बताता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 ये बता रहा है कि कोविड की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज की क्या स्थिति हुई है, गरीबी वगैरह क्या हालत हुआ है। ये जरूरत नहीं है, ये पुराना हो गया डाटा। सिविल्स वाले रीड कर सकते हैं, बाकी के लिए जरूरत नहीं है। ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक सिविल्स वाले देख सकते हैं, बाकी के लिए मतलब का नहीं है। तो जिसमें जितने मतलब का है बस उतना ही देख रहे हैं, सारा नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये क्वेश्चन आता है बहुत। ग्लोबल जेंडर गैप, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बस ये क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अभी जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम 2000, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट,
2022 में इंडिया 135th पोजीशन पे था 146 में से। इंडिया 135th पे था 146 में से। आइसलैंड नंबर 1 पे। जेंडर गैप मतलब मेल फीमेल में कितना गैप है डेवलपमेंट में, मेल फीमेल में क्या स्थिति है, कितना गैप है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इंडिया 135th रैंक पे, आइसलैंड नंबर 1 पे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, रहने के लिए कौन सी जगह है सबसे अच्छी, रहने के लिए अच्छी जगह बता चुका हूं। लिवेबिलिटी में वियना टॉप पर है कई समय से, काफी समय से वियना टॉप पर है। लिवेबिलिटी, रहने के लिए अच्छा सिटी, वियना टॉप पर, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, लिखा चुका हूं पहले। सेकंड नंबर पे है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। सेकंड नंबर पे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। बेंगलुरु 146 पर है, दिल्ली 140 पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इंडिया 140, दिल्ली 140, बेंगलुरु 146, नंबर 1 पे वियना। इसमें पूछेगा नंबर 1, क्वेश्चन पूछेगा तो नंबर 1 पूछेगा कौन है, नंबर 1 पूछ लेगा, या इंडिया का सबसे ऊपर कौन है, दिल्ली 140 पर, बस यही क्वेश्चन है। DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वही डिपार्टमेंट जो पेटेंट वाले में बार बार नाम आ रहा था, पेटेंट वाले में जो बार बार नाम आ रहा था वही डिपार्टमेंट। स्टार्टअप को लेके इसने रैंकिंग जारी की है 2022 में, जिसमें स्टार्टअप्स को लेके गुजरात और कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मर, एनसीटी में दिल्ली, यूटी नॉर्थ ईस्ट में मेघालय। स्टार्टअप्स के मामले में रिपोर्ट जारी की डीपीआईआईटी ने, जिसमें स्टार्टअप के मामले में गुजरात कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मर, यूटी में दिल्ली, मेघालय नॉर्थ ईस्ट के अंदर। गुजरात का गवर्नमेंट का थिंक टैंक नीति आयोग, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। ग्रीन हाइड्रोजन यूपीएससी का तो फेवरेट एरिया है, यूपीएससी का फेवरेट एरिया ग्रीन हाइड्रोजन। बता चुका हूं मैं, क्लीन फ्यूल के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, हाइड्रोजन एक अल्टरनेटिव है, हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल, इसलिए लगातार गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने में लगी है। सिविल्स में इस बार प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आए ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो गवर्नमेंट का थिंक टैंक नीति आयोग, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित। दिस रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद दिस। पॉइंट क्या है, कस्टम ड्यूटी वगैरह इस पे टैक्स वैक्स के बेनिफिट मिले, जो स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करें, जो स्टार्टअप ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करें, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएं, जीएसटी में एग्जम्पशन मिले, टैक्स बेनिफिट मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें काम करें, टैक्स वगैरह के फायदे मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में लगे। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, जिसमें वो रिकमेंड कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज, स्टार्टअप ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करें। तो वो तभी करेंगे जब उनको टैक्स बेनिफिट वगैरह मिलेंगे, कोई मोटिवेशन होगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट, ये क्वेश्चन पिछले साल कई एग्जाम में आया था। बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म रिपोर्ट किसने जारी की, पिछले साल कई एग्जाम का क्वेश्चन है यही वाला। बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट किसने जारी की, नीति आयोग, यही क्वेश्चन था पिछले साल। ठीक है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट किसने जारी की, नीति आयोग ने जारी की। ये रिपोर्ट कह रही है कि जो कंपनी विमेन को जॉब दे रही है, दिव्यांग लोगों को जॉब दे रही है, उन कंपनी को कुछ ना कुछ इंसेंटिव, कुछ ना कुछ फायदे मिलने चाहिए। तो एक तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर नीति आयोग ने रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं, स्टार्टअप आगे आ रहे हैं, उनको टैक्स बेनिफिट दिए जाएं। दूसरा, उन कंपनियों को भी फायदे दिए जाएं जो वुमेन को और दिव्यांग लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको भी टैक्स वगैरह में बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ये जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की, उसमें इन्होंने प्रपोजल दिया कि टैक्स ब्रेक, टैक्स और स्टार्टअप ग्रांट्स वगैरह दिए जाएं, कई प्रकार के इंसेंटिव कंपनीज को दिए जाएं, जिनका 1/3 मैन पावर दिव्यांग कैटेगरी के लोग और महिलाओं को जो मौका दे रहे हैं वर्क के लिए, जिससे एक इक्वलिटी क्रिएट हो। ठीक है, इक्वलिटी जिससे क्रिएट हो समाज में। चलो, ये पीडीएफ भी आपकी कंप्लीट, चाइना वगैरह का इशू कंप्लीट। अब कल हम बात शुरू करेंगे, हमारे 3 इसमें मेन टॉपिक रह रहे हैं। एक आपका है साइंस टेक और डिफेंस वाला,
कुछ चीजें तो बता चुका हूं, पर आगे हम अभी डिटेल में प्रॉपर चैप्टर पढ़ना है। साइंस टेक और डिफेंस एक साथ आ जाएगा। स्पोर्ट मिसलेनियस में आपके स्पोर्ट्स या कोई इन्वेंटर का नाम या डेज इंपॉर्टेंट, ये सब आ जाएंगे। और एक चैप्टर आपका जो बच रहा है मेन, तो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कल हम उस पर शुरू करेंगे कि ब्रिक्स क्या है, सार्क क्या है, आसियान क्या है, G20, G7, इनकी बैठक कहाँ हुई है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये कल देखेंगे, कल इस पे शुरू करेंगे बात। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। जीडीपी जीएनपी वगैरह कंसेप्ट कराने हैं। अभी एक बच्चा पूछ रहा था जीडीपी वगैरह भी कराना है, अभी बताया नहीं है मैंने। नीति आयोग वगैरह बताया, जीडीपी जीएनपी वगैरह बताना है। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।